नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो। क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया? चल नहीं रहा है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, सबसे पहले बताओ, आज वीक की पहली क्लास तो मैम के साथ होती है ना? वीक की फर्स्ट क्लास, वीक का जो आरंभ होता है वो समाप्ति मैम के साथ होता है। बहुत सही, ठीक है। तो तुम लोग कैसे हो बेटा? पढ़ाई कैसी चल रही है सबसे पहले ये बताओ, ठीक है। मैं ये फोन इसलिए देख रही हूँ क्योंकि बेटा फोन पे यहाँ पे ना स्क्रीन पे चार्ट्स थोड़े चल नहीं रहे हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आप पहले बताइए आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है, आप लोग कितने मोटिवेटेड हैं। एक मोटिवेशन के लिए एक बात आपको बताऊंगी, शायद आप लोग थोड़ा मोटिवेटेड फील करें, ठीक है। वैसे तो भर भर के मोटिवेशन सारे सपोलो के अंदर भरी हुई है, बट स्टिल सब शानदार, सब पढ़ाई बढ़िया चल रही है बेटा। ह्यूमन फिजियोलॉजी कैसी लग रही है? पढ़ाई आप लोग करके आए हो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, है ना? आई थिंक चैट्स चल चुके हैं हमने लास्ट। भाई चैट्स तो बहुत स्पीड से चल रहे हैं यार आप लोगों के, लेकिन अचानक से रुक भी गए, नजर लग गई। चलो, मैं आपसे ये बोल रही थी बेटा कि एक तो ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो गया है, होपफुली आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। और मैं बार बार ये कह रही हूं कि चलो ठीक है, जो भी हो गया लास्ट मंथ या व्हाटएवर, बट मैं बार बार बोलती हूँ जब शुरू करो, जब जागो तभी सवेरा। जो हो सकता है कि तुम में से कई लोगों का ना फर्स्ट चैप्टर में बैकलॉग हो सकता है कि कई लोगों का हो गया हो, लेकिन अब उसको कैसे कवर अप करना है वो तुम प्लानिंग बनाओ अपनी, और उसको फटाफट से बेटा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारे बैकलॉग्स के लिए बेटा तुम प्लानिंग करो और उसको कवर करो। बट अब से जो भी चीजें चल रही है, कोशिश ये करो कि आगे वो चीजें ना हो, फिर चीजें रिपीट करते जाओगे तो एंड तक बेटा बहुत सारा इकट्ठा कर लोगे, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि भाई इतने अच्छे अच्छे रैंक्स आ रहे हैं यार, नीट का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। कितने सारे बच्चे हैं जिनके इतने अच्छे रैंक आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारे ही अर्जुना और लक्ष्य से पढ़े हुए बच्चे हैं यार। और 715, कैन यू बिलीव? हाँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है यार। 715 अर्जुना और लक्ष्य से, इट्स नॉट मतलब अ जोक बेटा। 715 नंबर लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ही के क्लास के पढ़े हुए बच्चे, है ना, हमारे से ही अर्जुना और लक्ष्य से पढ़े हुए बच्चे और 2 साल के कोर्स में ही पढ़े हुए बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो हमें इतना अच्छा फील होता है। तो हमें लगता है कि हमारे जो आए हुए अर्जुनाज हैं और जो हमारे लक्ष्यंस हैं, उनके लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन है कि यार बिल्कुल हमारे जैसे ही बच्चे थे जो क्लास में पढ़ रहे थे, और आज वो इतना अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुम भी बेटा फ्यूचर में 2 साल बाद जब तुम्हारा नीट एग्जाम होगा, तो तुम्हारे भी बैच में से बेटा इतने ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। बट उसके लिए एक ही चीज होनी चाहिए, वो है आपको स्वयं मेहनत करना है। और मैं आपसे क्या बार बार कहती हूँ बेटा, हम सबको एक जैसा पढ़ाते हैं आपके क्लास में। आपको जो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई हर टीचर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है, ठीक है। हर टीचर आपको कुछ ना कुछ तो सिखा ही सकता है, सीखने वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। आपको सीखना है बेटा, और इसी इंटेंशन के साथ में सीखना है। और आप लोगों को तो बेटा सारे टीचर्स ये कोशिश करते हैं कि यार बच्चों को कैसे बेस्ट से बेस्ट, मतलब सच में जेन्युइनली यहाँ पे तो सारे टीचर्स को आप देखोगे तो कोशिश करते हैं कि यार बच्चों को कितना अच्छा कर दें कि बच्चों को ये फील हो कि वो मतलब 1-on-1 हमसे पढ़ रहे हैं ना। बट सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा आपकी है। मैं बार बार आपको कहती हूँ, अपना हाथ चलाया करो, अपना दिमाग चलाया करो, बहुत सारी चीजें आपको खुद से करनी है बेटा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे एक चैप्टर आपका खत्म हो गया ना बेटा, अब इस चैप्टर को ना छोड़ मत देना। ये एक टिप दे रही हूँ बायोलॉजी के लिए। मेरी आवाज आ रही है क्या बेटा वापस? युगल बेटा 1 सेकंड देना, 1 सेकंड। युगल, एक तो ये चल नहीं रहा है, और दूसरी बात मुझे लग रहा है मेरी खुद की आवाज आ रही है कहीं से। हाँ, एक चीज ये कि जैसे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया ना बेटा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, या जो भी चैप्टर आपके किसी भी सब्जेक्ट में खत्म होते जाते हैं ना बेटा, अब आप उससे बिल्कुल छोड़ मत देना कि उसे कभी देखोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे शायद टेस्ट में कम आ रहा होगा, थोड़ा सा 20% पूछा जा रहा है, कि कोई एक टाइम आएगा नहीं पूछा जाएगा। उसको छोड़ना नहीं, उसको छोड़ दोगे तो बेटा क्या होगा, उसका जो डेटा जितना भी तुमने फीड किया था, भले ही बहुत अच्छे से तुमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट ना वो तुम भूलते जाओगे। और बहुत नॉर्मल बात है भूल जाना। आपको ना बेटा जो भी चैप्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में होते जा रहे हैं ना, वीकली आपके पास ना एक प्लानिंग होनी चाहिए कि यार
कोई एक टाइम निकाल के मैं क्या करूंगी, उस चैप्टर को, स्पेशली अगर बायो का है ना, कि उसे एनसीईआरटी से मैं एक बार रीड कर डालूंगी, या फिर मैं उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड मेरा टारगेट है कि मेरे को 50 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप ये टारगेट ना हर वीक बनाते हुए चलेंगे ना बेटा, तो आप हर चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है उसके टच में रहेंगे, और आपको ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा कि मैंने उस चैप्टर को ना छोड़ नहीं दिया है कंप्लीटली। जब आपके फुल AITS वाली सीरीज चल रही होगी ना, तो देखना आप बाकी बच्चों से हमेशा अहेड रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? यस एवरीबॉडी, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? जो चैप्टर होता जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो छूटा पीछा छूटा, वैसा नहीं होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, सबके लिए आपके पास बेटा ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए। और ये किसको करना है? आपको करना है, ये आपका दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या कहा है बेटा? सेल्फ सफिशिएंट बनना है। हम आपको हमेशा कोशिश करते हैं, और सच मानो हम हमेशा कोशिश करते हैं हाथ पकड़ के तुम्हें चलाएं, बट मैं ये नहीं चाहती बेटा कि अगर मैंने बाय चांस हाथ छोड़ दिया तो तुम गिर जाओ वहां पे। मैं ये चाहती हूं जब तक मैं तुम्हें हाथ पकड़ के चलाना सिखा रही हूं, तुम चलना सीखो, और जब मैं अगर हाथ तुम्हारा छोड़ भी दूं ना बेटा, तुम इतने केपेबल हो कि तुम ना खुद से चल के अपने उस मंजिल तक पहुंच पाओ। तो वैसा बच्चा बनना है, ठीक है ना? यस, चलो इसी बात के साथ में बेटा शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? हम सबसे पहले समाप्ति एक्सप्रेस से, ठीक है ना? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंटिन्यू करना है, और बेटा अगर मतलब मौका मिला तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे जाएंगे, अदरवाइज हम कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं। यस एवरीबॉडी, चलिए सबसे पहले एक बारी बेटा धमाकेदार समाप्ति एक्सप्रेस के लिए क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले रेडी हैं? तो नोटबुक बंद कीजिए अपनी। यस, नोटबुक बंद कीजिए, नोटबुक बंद कीजिए, नोटबुक बंद कीजिए। AITS का मतलब होता है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। जैसे आप अपने बैच में सिर्फ टेस्ट दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपका क्या है, आपका रैंक कितना आ रहा है आपके बैच के अंदर, वैसे आप ऑल इंडिया लेवल पे देख पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती है, लास्ट में होती है, ठीक है ना? उसकी इंफॉर्मेशन सब मिलेगी, अभी से लोड नहीं लेना बेटा। हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू किया था, और जब हम पहले तो हमने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये पढ़े थे, जो हमने कहा था नोटबुक बंद करना बेटा, याद रखना, कितना याद आ रहा है वो देखना। तो ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स। एक तो बंदे का हैबिटेट क्या है, पानी में रह रहा है तो यूजुअली गिल्स होते हैं, धरती पे रह रहा है तो यूजुअली लंग्स से रेस्पायर करता है। लंग्स से रेस्पिरेशन को बोला जाता है बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और बेटा अगर वो गिल्स का यूज कर रहा है तो उसको बोला जाता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। लेकिन इसके अलावा मैम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बॉडी में? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर भी डिपेंड करता है मैम, क्या? इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे बेटा आपने देखा था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से फाइलम में दिखता है? फाइलम पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेटा, और क्या बोलते हैं, टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेल्मिन्थेस। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने एश्केहेल्मिन्थेस से शुरू किया था अप टू कॉर्डेटा। तो आपने देखा पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, इनफैक्ट एश्केहेल्मिन्थेस जिसमें ऑर्गन थे, ऑर्गन सिस्टम था, इन सब में बेटा सिंपल डिफ्यूजन होती है अक्रॉस बॉडी वॉल। बट जैसे एनेलिडा हो गए या आर्थ्रोपोडा हो गए, एनेलिडा में बेटा आपने देखा था अर्थवर्म का एग्जांपल, वो मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होती है? बॉडी के बाहर वाली लेयर, उसके हेल्प से करता है। और अर्थवर्म बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, वो याद रखना है। आर्थ्रोपोडा में मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं। हालांकि हम इन सबको बेटा वापस से पढ़ रहे होंगे जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, बट हमने यहां पे भी उसको कनेक्ट करके पढ़ लिया है ताकि जब हम बाद में पढ़ें तो हमें ये चीज और आसान लगे। आर्थ्रोपोडा में बेटा ट्रेकियल सिस्टम भी हो सकता है आपका, कॉकरोच आपने पढ़ा था। लंग्स बुक लंग्स हो सकता है, बुक गिल्स हो सकते हैं, गिल्स भी हो सकते हैं। मॉल्यूस्का में गिल्स होते हैं। एकाइनोडर्मेटा में आपने ट्यूब फीट होता है। आपने अभी सिर्फ नाम लिखा है, एग्जैक्टली क्या करता है, कैसा दिखता है, ये नहीं पढ़ा है, सिर्फ नाम पढ़ा है। फिर आपने हेमिकॉर्डेटा में गिल्स पढ़े, और कॉर्डेटा में तो अलग अलग होता है। कॉर्डेटा में मछली जल की रानी गिल्स, कॉर्डेटा में एम्फीबियंस आते हैं, बकोफेरिंग्स, लंग्स हो गए, गिल्स हो गए, स्किन हो गया, मल्टीपल। फिर बेटा सपोले जिसमें आते हैं,
एक्चुअल वाले सब बोले रेप्टाइल्स, फिर बेटा एव्स यानी कि बर्ड्स, और फिर बेटा मैमल्स, ये सब लंग से रेस्पायर करते हैं। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं बेटा? सारे लर्न याद आ रहे हैं? आप लोग नोटबुक बंद करके कर रहे हैं ना बेटा? देखो चीटिंग मत करना, मैम ऑनलाइन है बट आप तो बेटा ईमानदार हो ना? यस एवरीबॉडी, यस। आगे बेटा हमने पढ़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा हमने कहा था, हम एक फ्लो चार्ट बना रहे थे और हमने कहा था भाई जिस भी पार्ट की कोई भी प्रॉपर्टी होगी हम वो उसके सामने लिखेंगे। हम नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना रहे थे और हमने शुरू किया था बेटा अपने ये दो छेदों के साथ में, जिसे हमने बोला था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर्स। ये दो छेद होते हैं आपके अपर लिप के ऊपर, और ये छेद हैं सिर्फ, ये अंदर का स्पेस नहीं है, ये सिर्फ छेद है, ओपनिंग से जिसके थ्रू एयर की एंट्री होगी आपके किसके अंदर? अगले पार्ट के अंदर, जिसे बोला जाता है नेजल चेंबर, नेजल कैविटी, जिसके अंदर म्यूकस होता है, फाइन हेयर होते हैं, और काम भी होता है बेटा उसका ना, जितने भी एयर के थ्रू डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको ट्रैप करना, ताकि वो अंदर ना जाए बेटा, उसको ट्रैप करना। यहाँ एयर जब आती है तो वो बॉडी टेम्परेचर पे आती है ना? बाहर की अगर कोई भी हवा होगी उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाने का काम बेटा इन सारे पार्ट्स का होता है, जो लास्ट में लिखेंगे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू करते हुए कहां तक का मैं अभी बताऊंगी आपको, ठीक है? अभी हमने इतना सब लिखा नहीं है। नेजल चेंबर, नेजल कैविटी, फिर हमने लिखा था जैसे बाहर दो छेद होते हैं मैम, अंदर भी ऐसे ही दो छेद होते हैं। और बेटा मैंने आपको एक डायग्राम भी बना के बताया था, अंदर के दो छेदों को क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या इंटरनल नेयर्स। दैट्स ऑल, आपने ऐसे ही लिखा, दो छेद बाहर दो छेद अंदर, ठीक है? इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आपको कौन से पार्ट पे लेके जाएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के लिए डायग्राम भी बनाया, फेरिंग्स के लिए आपको एक इमेज भी दिखाई थी मैंने बेटा, और आपने कुछ ऐसे बनाया था, कि समझो ये ओपनिंग हो गई, ये मुंह हो गया बंदे का, तो जैसे ये नाक की ये आपने बेटा नेजल चेंबर बनाया, वैसे बेटा मुंह से ये आपने क्या बनाया? ओरल कैविटी। और मैंने कहा था ना बेटा इन दोनों के बीच में ये वाला जो पार्ट है ये आपका हार्ड पैलेट है। ये जो आ करो, आ करके ऊपर रूफ को अगर टच करोगे, हार्ड पैलेट, तो ये क्या है बेटा? ये उन दोनों के, ये नेजल कैविटी है तुम्हारी, ये ओरल कैविटी है जिसमें खाना आता है। और बेटा अगर तुम देखोगे ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन पार्ट है, ये दोनों के लिए क्या है? ये कॉमन पार्ट है, इसे कहते हैं फेरिंग्स। याद आ रहा है? इसे कहते हैं फेरिंग्स। यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था, फिर मैंने आपसे कहा था कि आज हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा मैंने कुछ दिया था, मैंने एक होमवर्क दिया था बस, कि बताओ फेरिंग्स के बाद बेटा यहां दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेंट्रल साइड पे, एक होता है डॉर्सल साइड पे। ये वेंट्रल है बेटा बॉडी का, और ये क्या है? डॉर्सल। ये डॉर्सल है, ये भी बात याद रखनी है बेटा, आप डॉक्टर्स बनने वाले हो, यू आर फ्यूचर डॉक्टर्स, तो फ्यूचर डॉक्टर्स को बेटा थोड़ी सी ना इन सब चीजों में गड़बड़ी नहीं करनी है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, ये वाली साइड अपनी वेंट्रल है। मैंने होमवर्क दिया था कि बेटा जी ये बताना, हालांकि मैंने कमेंट्स में भी आंसर आपके पढ़े थे, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था। मैंने आपसे कहा था कि वेंट्रल साइड पे क्या होता है और डॉर्सल साइड पे क्या होता है। तो बेटा ये मैं अगर पूछूं ये वेंट्रल साइड वाला कैपिटल स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए क्या है ये बता दो। फिर आप अपने ना जो डायग्राम बनाया था उसमें ये चीज नोट कर लेना। वेरी गुड। एक होती है तुम्हारी बेटा फूड पाइप, और एक होती है बेटा तुम्हारी विंड पाइप। विंड पाइप को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेकिया। ये तुम 10वीं कक्षा या 9वीं कक्षा की लैंग्वेज में बोलते हो विंड पाइप और फूड पाइप, है ना? विंड पाइप का मतलब होता है बेटा ट्रेकिया, और फूड पाइप का मतलब होता है बेटा ईसोफेगस। कोई भी बच्चा इसको ऑइसोफेगस तो नहीं बोलता है, ऑइसोफेगस नहीं ना, ईसोफेगस बोलते हो। तो वेंट्रल साइड पे जो होती है वो होती है तुम्हारी ट्रेकिया। सारे बच्चे ना बेटा ये वाली चीज, वैसे आई एम होपिंग कि बहुत सारे बच्चों ने कर ली होगी, जिसने नहीं की है आप बेटा होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है वेंट्रल साइड पे ट्रेकिया होता है और डॉर्सल साइड पे क्या होता है बेटा? ईसोफेगस। तो मैम ऐसा क्यों हुआ कि फेरिंग्स इवन आफ्टर की ये कॉमन पैसेज था, बट फूड कभी भी इसके अंदर नहीं जाता, कभी भी नहीं, लेकिन फूड हमेशा ईसोफेगस के अंदर जाता है, कभी भी ट्रेकिया के अंदर नहीं घुसता है। ऐसा क्या कारण है मैम? ऐसी कौन सी जादू है बॉडी के अंदर? अब बेटा सारे बच्चे ना मुझे एक आंसर देंगे, मुझे पता है, जो बचपन से पढ़ते हो तुम्हें वो एक आंसर पता होगा, बट मेरे को पता है कि तुमने वो डायग्रामेटिकली कभी विजुअलाइज ही नहीं किया है कि वो कैसे बचाता है फूड को। तो हम देखेंगे वो कैसे बचाता है। आप सबको आंसर पता होगा, आप सबको आंसर पता होगा कि फूड ट्रेकिया के अंदर क्यों नहीं जा रहा है,
बट आधे बच्चे जिनको आंसर पता है ना, उसको ये इमेजिन नहीं कर पाता है वो कि कैसे प्रेजेंट है वो चीज जो उसको बचा रही है वहां जाने से। वेरी गुड, एपिग्लॉटिस जो आप नाम बता रहे हो उसको एपिग्लॉटिस क्यों बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए देखते रहिए आज का एपिसोड, ठीक है। कंटिन्यू करें मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो के साथ में। बेटा लास्ट जो नोट्स में तुमने फ्लो चार्ट में लिखा था, आई थिंक तुमने बेटा फेरिंग्स तक ही लिखा हुआ है, लैरिंग्स के बारे में लिखा था क्या कुछ फ्लो चार्ट में? जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद फ्लो चार्ट में बेटा कौन सी चीज आनी चाहिए? फ्लो चार्ट में आनी चाहिए, फ्लो चार्ट का एरो तुम ग्रीन कलर से बना रहे थे, ठीक है। फ्लो चार्ट का एरो तुम ग्रीन कलर से बना रहे थे और लिख रहे थे सफेद रंग से। तो लिखना क्या है तुम्हें? लैरिंग्स अगला है ना, नहीं लिखा है ना? चलो, तो तुमने बेटा फेरिंग्स तक लिखा हुआ है। अगला जो फेरिंग्स के बाद का पार्ट है वो है लैरिंग्स बेटा, ठीक है। अगला जो फेरिंग्स के बाद का पार्ट है वो है लैरिंग्स, इसे लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। अगला जो फेरिंग्स के बाद का पार्ट है बेटा वो होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में हमें बहुत सारी बातें लिखनी है। लैरिंग्स एक्चुअल में ट्रेकिया के ऊपर होता है। ट्रेकिया तुम्हारी विंड पाइप है जो तुमने बेटा कहां बनाई है? वेंट्रल साइड पे। अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, फेरिंग्स कॉमन पैसेज था फॉर फूड एंड एयर, वो वेंट्रल साइड पे, यानी कि जो तुम्हें वेंट्रली फील होता है ना वो तुम्हारा विंड पाइप होता है। विंड पाइप के पीछे की साइड जो होता है वो तुम्हारा फूड पाइप होता है। और ये ऐसे होता है बेटा, ऐसे समझना, जैसे इस रिमोट को समझो, ये रिमोट तुम्हारा ट्रेकिया है और इसे समझो ये तुम्हारी ईसोफेगस है। तो अगर ये तुम्हारा ट्रेकिया है ना बेटा, तो ट्रेकिया तुम्हारा यहां पे है, आगे ट्रेकिया है और पीछे ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो, ये है तुम्हारा ट्रेकिया और ये है तुम्हारा ईसोफेगस, ऐसे प्रेजेंट होता है। यानी बॉडी के वेंट्रल साइड पे है तुम्हारी ट्रेकिया और ये वाली पाइप जो तुम्हारी ईसोफेगस है वो उसके पीछे, देखो पीछे है। समझ गया ना बेटा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अभी मैं कह रही हूं ट्रेकिया तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, अभी हम फेरिंग्स तक ही हैं। फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है ट्रेकिया। एक्चुअल में ना अगर तुम इसे विंड पाइप बोलते हो तो विंड पाइप के जस्ट ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है। मेरे हाथ को देखना, और मैं अभी इसके लिए एक 3D भी दिखाऊंगी तुम्हें। अगर ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारी ट्रेकिया, तो ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स जो होता है वो कार्टिलेजस से बना होता है। हालांकि बेटा पहले के टाइम पे तो सारे कार्टिलेजस के नाम बताए जाते थे, ये भी बताया जाता था कौन से पेयर्ड है कौन से अनपेयर्ड है, बट आपके बेमतलब का है वो। आपको सिर्फ उसमें से एक ही कार्टिलेज का नाम पता होना चाहिए जो आपके काम का है, जो आपके काम का है, सिर्फ वो कार्टिलेज पता होना चाहिए। लैरिंग्स कुल मिला के 9 कार्टिलेजेस से बना होता है। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? भैया ये जो मैम की आवाज निकल रही है ना, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, कैसे निकल रही है भाई? मैम किसका यूज कर रही है? अपने वोकल कॉर्ड्स का। टिन टिन टिन। एसी नहीं चल रहा यार, ठीक से नहीं चल रहा है क्या? देख लो यार, चलो फिक्स कराओ, कोई नहीं। तो बेटा ये मैम यूज करिए वोकल कॉर्ड्स का। वोकल कॉर्ड्स किधर होते हैं बेटा? वोकल कॉर्ड्स आर जस्ट लाइक तुम्हारे वो गिटार के स्ट्रिंग देखते हो ना, स्ट्रिंग को क्या करते हो? स्ट्रिंग कभी गिटार देखा बजते हुए तो देखा है ना तुमने, बजाया या नहीं बजाया वो अलग बात है, बट तुमने देखा होगा स्ट्रिंग को जब तुम ऐसे से बेटा करते हो ट्रिन तो बजती है ना, साउंड बजती है। वैसे तुम्हारे बेटा वोकल कॉर्ड्स होते हैं, लैरिक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब एयर उससे पास करती है ना तो साउंड होती है, ठीक है। और मैम का वोकल कॉर्ड्स खराब ना हो इसीलिए बेटा मैम गर्म पानी पीती रहती हैं, जो तुम पूछते रहते हो भाई कि भैया मैम का ये स्वर बना रहे, ठीक है ना। हाँ चलो, वाव के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने क्या बोला? लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसके अंदर होते हैं मैम वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड से जब एयर पास हो रहा है तो मैम, या हम उसी की वजह से तुम उसको साउंड बॉक्स बोल रहे हो, बिकॉज उसी का इस्तेमाल करके साउंड प्रोडक्शन होता है। वोकल कॉर्ड से ही एयर पास होकर तुम्हारा साउंड प्रोडक्शन हो रहा है। ये 9 कार्टिलेजेस से बना है, लेकिन इसकी एक कार्टिलेज की सबसे ज्यादा अहमियत है जिसका नाम तुम गा रहे थे, दैट इज बेटा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इसी के एक कार्टिलेज का नाम है। जो मैंने बोला ना 9 कार्टिलेजेस है, उसमें से एक कार्टिलेज होता है एपिग्लॉटिस, जिसकी इंपॉर्टेंस तो आप सब जानते हैं, बट कैसे प्रिवेंट करता है फूड को वो एपिग्लॉटिस?
ट्रेकिया के अंदर जाने से उस कहानी को अभी हम पढ़ेंगे। पहले बेटा इसके बारे में हम यहां पे लिखेंगे। लैरिंग्स को बोलते हैं मैम साउंड बॉक्स। बेटा लिखते जाओ फटाफट से, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। फिर हम कहते हैं मैम इट हैज वोकल कॉर्ड्स। मेड ऑफ 9 cartilages one of its cartilage is epiglottis. One of its cartilage is epiglottis. विनर अनाउंसमेंट कब करोगे अनुभव बेटा? विनर अनाउंसमेंट शाम को, ठीक है। जो लोग को अब नहीं पता है विनर अनाउंसमेंट किस चीज के लिए, कल एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कम्युनिटी पोस्ट पर, तो उस चीज के आंसर के लिए, ठीक है। चलो अब बेटा देखो, एक मेरी बात सुनना अब ध्यान से बेटा। मैं आपको अभी एपिग्लॉटिस का कंसेप्ट बताऊंगी, लेकिन वो बताऊंगी आफ्टर मैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में लिख रही हूं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल भी बन सकता है आपके नीट एग्जाम में। दैट नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रेकिया, जिसको आप 9वीं या 10वीं कक्षा में बेटा विंड पाइप के नाम से जानते थे। ये विंड पाइप के नाम से लोगों में पॉपुलर है। इट इज योर विंड पाइप, इट इज योर विंड पाइप। अब बेटा जी एक बार जरा ध्यान से देखो जो चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूं, ठीक है। नहीं 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 सुमंत बेटा, सुमंतो बेटा, जैसे तुमने कहा ना वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है एपिग्लॉटिस मस्कुलर होती है, एपिग्लॉटिस इज अ मेम्ब्रेन। एपिग्लॉटिस कार्टिलेज है। सबसे पहले तो ये है बेटा, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज होती है। जेन्युइनली बेटा अपने दिल पे हाथ रख के बताना। कई लोगों को ये गलत लगता है, भाई तुम में से अभी जब मैंने बताया ना उसके बाद भी ये गलती करते हो। कई लोगों को लगता है एपिग्लॉटिस मेम्ब्रेन जैसी कोई स्ट्रक्चर है, एपिग्लॉटिस मस्कुलर कोई स्ट्रक्चर है। नहीं भाई, एपिग्लॉटिस कार्टिलेज है भाई। एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज है। उसका नाम एपिग्लॉटिस क्यों है और वो कैसे प्रिवेंट करेगी अभी फूड को विंड पाइप में जाने से, वो अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है। विंड पाइप यानी कि तुम्हारी ट्रेकिया। बेटा अब मैं साइड में वैसा ही डायग्राम बना रही हूं जैसे तुमने बेटा ऊपर जो पार्ट्स लिखे थे उसके साइड में डायग्राम बनाया था ना, वैसे ही अभी मैं साइड में एक छोटू सा डायग्राम बना के बता रही हूं। जैसे समझो कि ये तुम्हारी मैंने बनाई है विंड पाइप, समझो जैसे कि मैंने ये तुम्हारी बनाई है विंड पाइप, है ना। लगता है ना बेटा, अरे भाई गलती एक्सेप्ट करने में इज नॉट अ बिग डील भाई। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आज भी हो सकता है मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी, तो इसका मतलब इट्स नॉट अ शेम बेटा, बट यू विल इवेंचुअली लर्न। ऐसी तो चीजें लर्न करते हैं भाई, है ना। अब बेटा मैं क्या बोल रही हूं कि ये तुम्हारी ट्रेकिया है। ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोला जाता है पता है बेटा? ट्रेकिया का जो ये छेद है ना, इस ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रेकिया की ओपनिंग को बोला जाता है ग्लॉटिस। ट्रेकिया की ओपनिंग को बोला जाता है ग्लॉटिस। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। वैसे तो मैं भी आपको एक 3D भी दिखाऊंगी। और बेटा मैंने बोला इसके ऊपर अगर तुम एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे, मैं तुम्हें ना टाइम दूंगी। वेरी गुड वेरी गुड। गलेट नहीं, गलेट इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, ठीक है ना। यस, ट्रेकिया की ओपनिंग को बोला जाता है ग्लॉटिस। भाई एनसीईआरटी का डायग्राम कहां गया? ओहो, एनसीईआरटी का लंग्स का डायग्राम है, तुम्हें एनसीईआरटी ने कैसे बना रखा था वो भी दिखाना था मुझे तुम्हें। और फिर मैं तुम्हें ना एक बारी यहां पे भी दिखाऊंगी। रुको एक सेकंड मुझे देना, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ना लाइट ऑफ करती हूं, ठीक है, और फिर मैं तुम्हें दिखाती हूं। पता नहीं है तुम्हें ठीक से दिखेगा, दिखना तो चाहिए। स्क्रीन का थोड़ा लाइट कम करते हैं, ठीक है। बेटा ये तुम्हें दिख रही है, ये तुम्हारी ट्रेकिया है, ये वाली, ये तुम्हारी ट्रेकिया है, ये तुम्हारी ट्रेकिया है पूरी। और ये ट्रेकिया डिवाइड करके अभी ब्रोंकाई बनाएगी, ठीक है ना।
ये जो तुम्हें ऊपर पार्ट दिख रहा है ना बेटा, ट्रेकिया के ऊपर ये जो बड़ा सा पार्ट, ये तुम्हारा साउंड बॉक्स है या ये तुम्हारा क्या है बेटा, ये तुम्हारा लैरिंग्स है। लैरिंग्स बोल लो या साउंड बॉक्स बोल लो, ये ऊपर वाला पार्ट। अगर तुम देखोगे ना, ट्रेकिया का जो ओपन है, छेद है, छेद को तुमने क्या बोला, छेद को तुमने ग्लॉटिस बोला, राइट, छेद को तुमने ग्लॉटिस बोला। तुम ये कार्टिलेज देख पाओगे बेटा, मैं तुम्हें एक कार्टिलेज दिखाती हूं। अरे भाई ये कार्टिलेज, ये कार्टिलेज देख रहे हो बेटा, ये बलून जैसा जो तुम्हें दिख रहा है, दिस इज वन ऑफ द कार्टिलेजेस ऑफ ट्रेकिया। ये वाला कार्टिलेज सबको नजर आ रहा है बेटा पीछे की साइड, ये वाला कार्टिलेज, इस कार्टिलेज को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये जो बलून जैसा है, अभी मैं तुम्हें ना लाइट ऑन करके दिखाऊंगी, यही कार्टिलेज जो बेटा, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, लैरिंग्स। लैरिंग्स ट्रेकिया के ऊपर होता है, तभी तो लैरिंग्स का नेक्स्ट पार्ट ट्रेकिया है ना। तो ये जो है ना बेटा, ये तुम्हारा वॉइस बॉक्स जो तुम्हारे ट्रेकिया के जस्ट ऊपर है, इसी वॉइस बॉक्स में एक कार्टिलेज है, ये एपिग्लॉटिस है। एपी का मतलब होता है अबव, अबव द ग्लॉटिस। अभी समझाऊंगी अबव द ग्लॉटिस होके इसका क्या फायदा है। मैं एक बार ही देख लेती हूँ, अभी मुझे तुम्हें इसके अलावा कुछ दिखाना तो नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। और मैं तुम्हें ना एनसीईआरटी का भी एक डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। 2 सेकंड दो बेटा, कोई और डायग्राम है क्या? नहीं, चलो ठीक है। अब मैं एक बारी ना एनसीईआरटी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, 1 सेकंड देना बेटा, 1 सेकंड, एक डायग्राम छूट गया ना, एनसीईआरटी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एनसीईआरटी ने कैसे दिया हुआ है एक बारी देखना, एनसीईआरटी ने कैसे दिया हुआ है एक बारी देखना। आप एक बारी बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, एनसीईआरटी के डायग्राम में एनसीईआरटी ने देखो कैसे दिया हुआ है भाई। एनसीईआरटी ने इसे ट्रेकिया बना दिया और एनसीईआरटी ने इसे बेटा बना दिया लैरिंग्स, और पीछे की तरफ ये दिख रहा है बेटा फ्लैप जैसा, इसे इसने एपिग्लॉटिस बोला। एपिग्लॉटिस जो होता है इसी लैरिंग्स का ही कार्टिलेज। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कैसे प्रिवेंट करता है। और एनसीईआरटी के डायग्राम से तो बच्चों को अलग ही कुछ लगेगा कि भैया एपिग्लॉटिस कैसे। बेटा हमेशा ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में ना चीजों की पोजीशन समझने की कोशिश किया करो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में चीजों की पोजीशन समझने की कोशिश किया करो। अब ऐसे इमेजिन करो, अब ऐसे इमेजिन करो, देखो देखो जल्दी जल्दी जल्दी, ये क्या है, ऐसे मानो ट्रेकिया है ये तुम्हारा। ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या बोला बेटा, ट्रेकिया की ओपनिंग को तुमने क्या बोला, ट्रेकिया की ओपनिंग को तुमने बोला ग्लॉटिस। ट्रेकिया की ओपनिंग को तुमने क्या बोला बेटा, इसकी ओपनिंग को तुमने बोला ग्लॉटिस। अब मैम इसके ऊपर अपना वॉइस बॉक्स है, इसके ऊपर मेरा हाथ को इमेजिन करो, मेरे हाथ को इमेजिन करो, मेरा हाथ जो है मैम ये साउंड बॉक्स है, लैरिंग्स है। लैरिंग्स कितने कार्टिलेज का बना है बेटा, लैरिंग्स जो है वो 9 कार्टिलेज का बना हुआ है, और मैम इसी का एक कार्टिलेज है जिसे एपिग्लॉटिस बोल रहे हैं। तो मेरे इस हाथ को इमेजिन करो, हालांकि इतना बड़ा नहीं होता, हालांकि इतना बड़ा नहीं होता, इस हाथ को इमेजिन करो, ये इसी लैरिंग्स का एक कार्टिलेज है एपिग्लॉटिस। एपी मतलब अबव, ग्लॉटिस मतलब ग्लॉटिस के ऊपर। ये क्या है, ट्रेकिया, ट्रेकिया की ओपनिंग क्या है, ग्लॉटिस, इसके ऊपर क्या है, ये वॉइस बॉक्स, उसी का एक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस। देखो ये ऐसे कवर हो जाता है, ये ऐसे कवर हो जाता है, ये ऐसे कवर हो जाता है ग्लॉटिस के ऊपर। जब जब आप फूड स्वैलो करते हो, फूड स्वैलो करते हो तो ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर करता है, और इसी तरीके से बेटा ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। किसी को कोई दुखदर्द समस्या बेटा, किसी को यहां तक कोई दुखदर्द समस्या? यस एवरीबॉडी, सबको समझ लगा ना। तो एक्चुअल में तो एनसीईआरटी ने तो ऐसे बनाया है जैसे लगता है कि है ना, बट आप ऐसे बना सकते हो कि भाई इसके ऊपर ऐसे करके कार्टिलेज है इसके ऊपर, और उस कार्टिलेज का ही एक फ्लैप जैसा मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूं, ऐसे समझो, जिसे आप बोलते हो एपिग्लॉटिस। आपको मेरे इससे समझ में आया ना। आपको ना बेटा हर चीज पता होनी चाहिए, गलत मतलब सिर्फ रटना नहीं है, वो तो बहुत इजी है करना, रट लेना, बट आपको ना कंसेप्ट पता होना चाहिए। कोई तुमसे कल को पूछे ना तो उसको ये लगे कि भाई इसने कैसे पढ़ा है, उसको एक एक चीज पता है, मतलब ऐसा लग रहा है उसने बॉडी को अंदर से देख लिया हो। आपको ऐसे पढ़ना है फिजियोलॉजी को, ठीक है ना। यस एवरीवन, चलो आप इसे लिखो बेटा, इसे लिखो, इसे मैंने क्या बोला,
इसे मैंने बोला मैम वॉइस बॉक्स लैरिंग्स, और लैरिंग्स का ये जो कार्टिलेज है इसी को मैंने बोला एपीग्लॉटिस। एपी का मतलब होता है अबव, एपी का मतलब होता है अबव, अबव ग्लॉटिस जो कार्टिलेज है उसी को तो हम बोलते हैं बेटा एपीग्लॉटिस। हाँ जी, ठीक है ना। एक बात तो ये बेटा, एक बात तो ये कि ट्रेकिया को विंड पाइप बोला। ट्रेकिया के ऊपर तुम्हें बेटा अभी डायग्राम में दिखी थी, क्या दिखी थी मैम? ऐसी रिंग्स, मैम ऐसी रिंग्स बेटा दिखी थी कि नहीं? इनकम्प्लीट सी शेप की होती है एंड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनकम्प्लीट ऑफ कोर्स वो ट्रेकिया जो है एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस। तो भैया ये ट्रेकिया के ऊपर रिंग्स क्यों हैं? भाई पाइप में से हवा पास हो रही है, वो पाइप फटे ना, उसको सपोर्ट देना है, उसको सपोर्ट देने के लिए रिंग्स चाहिए। बट मैम ये कार्टिलेजिनस रिंग्स उसको सपोर्ट तो दे रही है ताकि वो कोलैप्स ना करे, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट मैम ये इनकम्प्लीट क्यों होती है और कौन से साइड से इनकम्प्लीट होती है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ट्रेकिया इज बेटा विंड पाइप, ट्रेकिया इज कवर्ड विद C-shaped cartilaginous rings, but those rings are incomplete. And incomplete on which side and why? तो अभी आप लोगों को मैम ने बताया ये है आपका ट्रेकिया और ये है आपका ऑइसोफेगस या इसोफेगस। यार इसको हटा दे, मुझे दिख नहीं रहा है, ये वाला हटा दे। ये है आपका इसोफेगस। तो भैया ये जो रिंग्स है ये ऐसे प्रेजेंट होती है। दीज आर कंप्लीट ऑन द वेंट्रल साइड। आपके वेंट्रल साइड पे ये रिंग्स क्या होती है? वेंट्रल साइड पे कंप्लीट होती है, कंप्लीट होती है, फील कर पाओगे। बट मैम डॉर्सल साइड से पीछे की तरफ तो ईसोफेगस है, पीछे की साइड ईसोफेगस है, इसी वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाती। क्या मेरी बात समझे? ये इसका कारण है। अगर ईसोफेगस पीछे नहीं होता तो शायद हो जाती, लेकिन क्योंकि डॉर्सल साइड पे मैम पीछे की तरफ ईसोफेगस होता है, दैट्स व्हाई दीज रिंग्स आर इनकम्प्लीट डॉर्सली। यू विल नेवर फॉरगेट बेटा इफ यू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। रटना तो ठीक है, लेकिन इफ यू नो पीछे इसोफेगस है तो तुम्हें रटना ही नहीं पड़ेगा कि डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है या वेंट्रली इनकम्प्लीट होती है। रिंग्स आर इनकम्प्लीट डॉर्सली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इसोफेगस। ठीक है ना। चलो सबसे पहले ये पॉइंट सारे कवर करते हैं मैम। विंड पाइप, फिर बेटा हम लिखते हैं ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, गलेट नहीं यार, ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing of food, during swallowing of food to prevent the entry of food in trachea. ठीक है? यस, थैंक्स बेटा हिमांशी, थैंक्स बेटा देवांश, सबको धन्यवाद बेटा। अब बेटा यहां पे लिखते हैं, इसमें थैंक्स क्या है बेटा? एक्सप्लेनेशन तो करनी है ना, वो तो जिम्मेदारी है भाई, फील कराना। देखो पढ़ाना तो है ही, लेकिन मैं चाहती हूँ ना तुम जब ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हो तुम आगे डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर बनोगे तो भाई जो चीज तुम्हें आगे पढ़नी है, मेजरली जो चीज तुम्हें पढ़नी है, तुम उसके रट के जा रहे हो। रट के जाने से अच्छा है भाई फील करो, समझो कि जो सब्जेक्ट आगे पढ़ने जा रहे हो वो बेहतरीन है और तुम्हें बहुत मजा आएगा आगे पढ़ने में अगर तुम उससे ना फील करके पढ़ोगे तो। आगे बेटा हम बोल रहे हैं इट इज सपोर्टेड बाय, सपोर्ट ही तो कर रही है ना बेटा ये रिंग्स इसको। आगे ना हमें बहुत सारे पार्ट्स के बारे में नहीं लिखना है बेटा, तो आप चाहो तो इसको अच्छे से लिख सकते हो। आगे हमें प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई के बारे में बस एक लाइन लिखनी है ओवरऑल, तो आप चाहो तो पॉइंट बाय पॉइंट बेटा यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है ना। यस एवरीबॉडी, यस शिवानी, यस समीर, यस एवरीवन, यस अंशु, चलो आओ। ठीक है, तो आप बेटा इसको ना लगातार लिख सकते हो क्योंकि आपको आगे के 2-3 पॉइंट्स में ज्यादा लिखना नहीं है, एक लाइन में कवर कर लोगे, तो इसको लगातार बेटा आप लिख सकते हो, आपको लोड नहीं लेना कि स्पेस नहीं मिलेगी। इट इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट
It is supported by incomplete C-shaped cartilaginous rings which is incomplete dorsally, ठीक है, हम इनको बेटा लिख भी देते हैं, दिस इज कार्टिलेजिनस रिंग, दिस इज कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद, सारे बच्चों को धन्यवाद, बढ़िया बात है। अच्छा, इसके अलावा हमें और कुछ तो लिखना नहीं है ना बेटा। विंड पाइप हो गई, फिर हमने कहा ओपनिंग को कवर किया है स्वैलोइंग में, इसमें सी शेप काट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखनी है भाई, और इन बेटा, यस देखो, सुनो 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 बेटा, अब बेटा आप फील करना है। देखो मैं, हमारी जो ट्रेकिया होती है वो आप फील क्या करोगे बेटा, अब तुम्हें यहाँ पे ट्रेकिया नहीं फील होगी, यहाँ तो तुम्हें स्टर्नम फील होगा, मतलब अभी मैं तुम्हें ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, उसका भी अभी यहाँ पे काम आएगा। ये जो तुम्हें हार्ड सी एक बोन यहाँ फील होती है ना, ये हार्ड सी बोन जो तुम्हें यहाँ फील होती है वो तुम्हारी ब्रेस्ट बोन होती है, उसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे क्योंकि वो भी ब्रीडिंग में काम में आएगी। जो तुम्हारी ट्रेकिया होती है, आगे तुम्हारी पूरी ये जो चेस्ट लंग्स के अंदर बेटा रेस्पिरेटरी ट्री बनती है, इसका एक पूरा एनिमेशन तुम्हें दिखाऊंगी। बेसिकली तुम्हारी ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड कर जाती है, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, किसमें डिवाइड करती है बेटा ट्रेकिया? डिवाइड करती है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और ब्रोंकाई अलग होते हैं बेटा, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स अलग होते हैं। ट्रेकिया डिवाइड करती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। पेड़ जैसा लगेगा, जैसे पेड़ की बेटा, पेड़ की ऐसी टहनियां नहीं होती है, ऐसे टहनियां, फिर ये टहनियां आगे जाके और छोटी छोटी टहनियां बनाती है, फिर वो जाके और छोटी छोटी टहनियां बनाती है। जैसे ट्री के ब्रांच लगता है ना बेटा, वैसे यहाँ पे इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी ट्री ब्रांच भी बोलते हैं। और ये भी अभी मैं आपको 3D में या एनिमेशन में दिखाऊंगी, है ना। तो ट्रेकिया आगे जाके जो डिवाइड करती है, उसके लिए एनसीईआरटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। किसमें डिवाइड करती है वो तो बच्चों को याद हो जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करती है। प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड करती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड करती है। वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये आता है बेटा कि ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ विच वर्टिब्री। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों को ये लाइन एकदम, हमारा तो मैम पसीना छूट रहा है, ऐसे करेंगे, तो अभी सुनना ध्यान से, ठीक है। ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ विच थोरैसिक वर्टिब्री। अब समझना, कंपेयर करते हैं तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम से। बेटा तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है ना, सबके पास होती है, रीढ़ की हड्डी से कंपेयर करते हैं तो तुम्हारी जो रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल मैं एकदम आम भाषा में बोल रही हूँ, जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है ना, जो तुम्हारी बैकबोन है, उसमें टोटल 26 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं बेटा? टोटल 26 हड्डियां हैं। हड्डियों को क्या बोलते हैं? वर्टिब्री। पढ़ा था ना बेटा अभी तुमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, 2 वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, कार्टिलेज होता है। तो ये जो तुम्हारी वर्टिब्री है ना बेटा, 26 है। तो तुम्हारी नेक पे भी तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम का कुछ पार्ट होता है। पढ़ते हो कि नहीं नलायकों? बताओ पहले, तुम पढ़ते हो ना। ये तुम्हारी गले वाली हड्डियां हैं, इसे बोलते हैं बेटा, तो गले पे होती है तुम्हारी 7 हड्डियां, सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। तुमने कई लोगों का सुना भी हो ना बेटा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी है, सुना है कि नहीं? तो सर्वाइकल में तुम्हारी ये नेक की वर्टिब्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो नेक पे जो हड्डियां हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम की, उसे सर्वाइकल वर्टिब्री बोलते हैं। फिर नेक से नीचे आओगे ना बेटा, ये चेस्ट वाले एरिया में, ये जो तुम्हारे चेस्ट वाला एरिया होता है, इसमें जो वर्टिब्री होती है उसे थोरैसिक वर्टिब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसे थोरैसिक वर्टिब्री। ये पूरा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी तुम्हें क्योंकि ये वर्ड्स यूज होंगे तो तुम रट लोगे, उससे अच्छा समझो इस चीज को। तो क्या बोलते हैं? थोरैसिक वर्टिब्री। फिर उसके नीचे जो बेटा वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां आती है उसे बोलते हैं लंबर वर्टिब्री। फिर उसके बाद आती है सेक्रल वर्टिब्री, फिर उसके बाद आती है कॉकिजियल। ये सब पढ़ेंगे, बट अभी तुम्हें किस चीज का काम है? तुम्हें गर्दन के नीचे यानी कि रीढ़ की हड्डी का ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। सारे बच्चे मेरे साथ में बेटा बोलो, क्या बोलते हैं? थोरैसिक वर्टिब्री।
टोटल वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती है? 26 हड्डियां। उसमें से 7 तेरी गर्दन में है और 12 तुम्हारे बेटा चेस्ट में होती है। चेस्ट मतलब ये थोरैसिक वर्टिब्री। ये जो थोरैसिक वर्टिब्री है इसमें कितनी हड्डियां? 1 2 3 4 5 और ऐसे करके कितनी है बेटा? टोटल 12। तो एनसीईआरटी कहती है भाई अगर तुम अपनी थोरैसिक वर्टिब्री से कंपेयर करोगे ना और आगे से तुम देखोगे तुम्हारी ट्रेकिया जो डिवाइड कर रही है ना, ट्रेकिया का डिवीजन वाला जो पॉइंट है, ट्रेकिया का डिवीजन वाला जो पॉइंट है, वो डिवीजन वाला पॉइंट अगर तुम वर्टिब्री से कंपेयर करते हो ना बेटा, तो जिस जगह पे तेरी थोरैसिक की 5वीं वाली वर्टिब्री थी ना, 5th वाली वर्टिब्री, आगे से ट्रेकिया उसी पोजीशन पे जाके डिवाइड करती है। क्या मेरी बात समझे? जो तेरी बेटा थोरैसिक वर्टिब्री थी ना पीठ में, थोरैसिक वर्टिब्री चेस्ट वाले एरिया में, तो थोरैसिक वर्टिब्री टोटल 12 है, लेकिन जब तू 5वें वाले वर्टिब्री को कंपेयर करेंगे ना, 5वीं वाली वर्टिब्री जहां है उसी पोजीशन पे आगे से अगर तू ट्रेकिया को ट्रैक कर रहा है तो ट्रेकिया आगे से वहीं से डिवाइड करता है बेटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप मुझे ये बताओ, लाइन तो केवल एक ही है, दैट ट्रेकिया डिवाइड एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebrae into प्राइमरी ब्रोंकाई। लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा कि क्या मतलब है छोटी सी लाइन का? यस एवरीवन। और बाकी बेटा सारी हड्डियों के नाम पढ़ेंगे। अगर तुम्हें नहीं पता है थोरैसिक, सर्वाइकल, घबराओ ना भाई, ये तो पढ़ना ही है पूरा लोकोमोशन। वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, सुपर्ब चैप्टर, सुपर्ब फील वाला चैप्टर है, वो भी बढ़िया चैप्टर है। आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे उसे प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भैया ट्रेकिया आगे जाके बना रही है प्राइमरी ब्रोंकाई, और अभी मैं तुम्हें ना बेटा दिखाऊंगी भी, पहले लिख लेते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई लिखेंगे, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई लिखेंगे, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद बेटा लिखेंगे टर्शरी ब्रोंकाई। पहले ये लिखते हैं, यहां लिखते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद लिखेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी के बाद लिखेंगे बेटा टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। चलो एक चीज रुकना, एक बार 1 मिनट देना बेटा। चलो जी, इसमें हम ये पॉइंट स्टार मार्क करके लिखेंगे बेटा। स्टार मार्क करके क्या लिखेंगे? ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebrae, at the level of 5th thoracic vertebrae into primary bronchi। क्या बताऊं बेटा, एसी नहीं चल रहा है, गर्मी में ऐसे पिघल रहे हैं जैसे आइसक्रीम। बहुत ज्यादा गर्मी है यार, बहुत ज्यादा। और इन सब में हैज दी cartilaginous rings। रिंग्स कहां तक प्रेजेंट होती है बेटा, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। यानी कि बेटा मैं कह सकती हूं आगे इस डायग्राम को अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकती हूं कि ये ऐसे डिवाइड की। पहले बेटा ये जो बनी इसे प्राइमरी ब्रोंकाई बोला, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड की तो इसे सेकेंडरी ब्रोंकाई बोला। और छोटी छोटी होती जाएंगी बेटा, जैसे जैसे आगे ब्रांच होगा वैसे वैसे डायमीटर कम होता जा रहा है। फिर ये क्या बनाया बेटा? टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं, ये मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी, ठीक है। लेबल करूं एक बारी, पहले तो मैं ये दिखा दूं इन सब में रिंग्स हैं बेटा।
चलो सॉरी, दिस इज बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई। आप आराम से लिखो बेटा, 2 मिनट ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सही लिखो बस। सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, और इन्हें बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल। जैसे बेटा आप पेड़ की टहनियां बनाते हो ना, नीचे जो ट्रंक मेजर वाली टहनी होती है वो कितनी मोटी टहनी होती है कि नहीं बेटा? खुद इमेजिन करो ना, एक बारी इमेजिन करो, जो पेड़ की टहनी होती है नीचे से पहले मोटी होती है, फिर यहां से जो टहनी ब्रांच होती है ये थोड़ी इससे पतली होती है बट अभी भी मोटी है, फिर इससे आगे जो टहनियां जाती है वो पतली 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 और पतली होती जाती है। हाँ या ना? तो ये तो तुम्हारी रेस्पिरेटरी ट्री है, बिल्कुल वैसा ही कार्यक्रम होगा, हाँ या ना? एवरीबॉडी डन करो। मैंने यहां ना टर्शरी ब्रोंकाई बनाने के बाद ब्रोंकियोल्स भी बनाए हुए हैं, लेकिन इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल का मतलब होता है पहले वाले ब्रोंकियोल्स, स्टार्टिंग वाले। सी शेप का मतलब होता है बेटा जिसकी शेप सी जैसी हो। सी का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है ना, सी शेप। पहले आप डन कर लो, प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब बस बेटा ऑलमोस्ट हो ही गया है ये। आपकी फ्लो चार्ट में ही सोचो पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बेटा सबने डन कर लिया है एवरीबॉडी? तो एक दिल बना दीजिए या दिल वाले साइन पे क्लिक कर दीजिए। शानदार बेटा, क्लास में लर्न करते हुए चलो, क्लास में कंप्लीटली लर्न करते हुए चलो। नाउ मैम आगे टर्शरी ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई के बाद मैम नेक्स्ट फ्लो चार्ट में है इनिशियल ब्रोंकियोल्स। अब ब्रोंकियोल्स आ रहे हैं बेटा, और उसके बाद आते हैं बेटा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। एक नाम मैं नेक्स्ट लिखवा रही हूं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो मैं मेंशन भी कर दूंगी, लेकिन ना लास्ट में एनसीईआरटी ने एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट किया हुआ है, इसलिए नाम बता रही हूं। हालांकि एनसीईआरटी ने क्लियरली वो नाम नहीं दिया हुआ, वो ये वाला नाम मैं बोल रही हूं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। हम लिख देंगे यहां पे बेटा अतिरिक्त ज्ञान। और इसके बाद आते हैं बेटा एल्वियोलर डक्ट, और फिर आती है आपकी जग से न्यारी एल्वियोलाई। दैट्स ऑल। एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। अब इसमें से किस किस की प्रॉपर्टी लिखनी है? जिसकी भी थोड़ी थोड़ी लिखनी है फटाफट से लिख लेंगे। हाँ जी, कंटिन्यू बेटा कंटिन्यू। और क्या बेटा, ऐसे गंदे सवाल पूछोगे ना तो पिटोगे, बिल्कुल पिटोगे। कंटिन्यू ही तो करना है भाई, मैंने बोला एक बार भी फ्लो चार्ट खत्म है। हाँ अभी बेटा इस छवि पे जरा ध्यान दो, मैं वो वाली स्लाइड वापस से लेके आऊंगी। एक बार इस डायग्राम पे ध्यान दो बेटा, इस डायग्राम में ध्यान दो एक बारी बेटा। इस डायग्राम में मैंने क्या किया है? इस डायग्राम में मैंने बेटा, इस डायग्राम पे एक बारी आओ, ठीक है। ये है तुम्हारी ट्रेकिया डिवाइड कर रही है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर बेटा प्राइमरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड की? ये हो गई सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड की बेटा? ये, इसे क्या बोला बेटा तुमने? टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड की बेटा? और पतली ब्रांच में, जो स्टार्टिंग वाली है पहले आती है तो वो इनिशियल हो गई। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला, इनिशियल ब्रोंकियोल। आगे एक बार ध्यान देना बेटा। इसके बाद आते हैं ये, इन्हें बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। इसे क्या बोला? टर्मिनल। आपके पास जगह नहीं है तो बेटा देखो, पहली बात तो ना खुद से एडजस्ट करना सीखो। लेकिन अगर नहीं है, मेरा तो बोर्ड इतना सा है, अगर नहीं है तो क्या करना है तुम्हें? तुम ऐसे बना सकते हो, यहां पे अलग से बना सकते हो कि भैया ये तुम्हारी क्या थी? ये तुम्हारी थी
टर्मिनल ब्रोंकियो, सॉरी ये तुम्हारी थी टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई के बाद इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल। खुद से बना सकते हो, अगर तुम्हारे पास वहां जगह नहीं है तो तुम आगे बना सकते हो, ठीक है। तो ये लोड मत लेना कि मैम मेरे पास वहां जगह नहीं है, वहां जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज में बना लेना, ठीक है ना, कहीं से भी शुरू कर सकते हो यार, कोई लोड थोड़ी है। अब बेटा यहां ध्यान दो, ये इनिशियल ब्रोंकियोल है ना, इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद मैम ने बनाया जिसको, उसे बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल, और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद आता है बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं। अब इसके आगे बेटा जो होगा वो मैं नेक्स्ट पेज में बनाऊंगी, मेरे पास भी जगह नहीं है तो मैं भी नेक्स्ट पेज में बना के दिखाऊंगी। ये इनिशियल ब्रोंकियोल्स हैं, इन्हें क्या बोला मैम ने, इन्हें मैम ने बोला टर्मिनल ब्रोंकियोल। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं, बाकी डायग्राम की कंटिन्यूएशन तो अगले पेज में हो जाएगी। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और इनिशियल ब्रोंकियोल्स को ध्यान से देखिए, टर्मिनल ब्रोंकियोल और इनिशियल ब्रोंकियोल को ध्यान से देखिए। इनिशियल ब्रोंकियोल्स में मैंने कार्टिलेजिनस रिंग बना रखी है, बट मैंने टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं बनाई है। अनुराग शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है। क्या आप सबको ये बात नजर आ रही है, क्या आपको सबको ये बात नजर आ रही है? मैं इस डायग्राम को ना बेटा इनिशियल ब्रोंकियोल से नेक्स्ट पेज में भी बना दूंगी, इन केस आपको और बेटर क्लैरिटी चाहिए, बट आपको यहां पे भी समझ में आ रहा है। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए रिंग्स जो होती है वो कहां तक प्रेजेंट होती है, रिंग्स आर प्रेजेंट ओनली अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द टर्मिनल ब्रोंकियोल। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फॉर नीट एग्जामिनेशन 2025 एंड 2026। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में नहीं होती हैं, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में नहीं होती है तो उसके आगे जो बेटा ब्रोंकियोल होगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, उस पर भी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। एक थम्स अप दे दो, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ यही वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें भी क्या होगी, हैज कार्टिलेजिनस रिंग्स, हैज कार्टिलेजिनस रिंग, और इनमें क्या बोलोगे, नो रिंग्स। अब देखो मैं उसी डायग्राम को जैसे तुम्हें सिखा रही थी ना कि तुम बना सकते हो, तो तुम ऐसे बना सकते थे, ध्यान दो। ये तुम्हारी मान के चलो टर्शरी ब्रोंकाई थी, टर्शरी ब्रोंकाई के बाद मैं बोल रही हूं इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद मैं बोल रही हूं टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद मैं बोल रही हूं बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद बेटा मैं बोल रही हूं एल्वियोलर डक्ट। अब मेरे डायग्राम को ध्यान से देखो, रिंग 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 रिंग। लेबल गलत मत कर देना भैया, रिंगा रिंगा हो जाएगा। ये क्या है, टर्शरी ब्रोंकाई, ये क्या है, इनिशियल ब्रोंकियोल, ये क्या है, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। हर चीज को आप खुद से भी कर सकते हो बेटा, देखा क्या दिक्कत थी इसमें। और इसे बोला एल्वियोलर डक्ट। इसे एल्वियोलर डक्ट क्यों बोला बेटा, इसे एल्वियोलर डक्ट क्यों बोला? एडम सैपल बेटा तेरे एनसीईआरटी में नहीं है, तूने पूछा तो बता देती हूं। वो भी एक बेटा कार्टिलेज होता है जो लड़कों में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स which is prominent in case of beta males under the influence of testosterone, not given in NCERT, that's why we have not written it or explained it. ठीक है, क्या समझे सपोलो? हाँ गोविंद, एल्वियोलर डक्ट से आएगी बेटा हमारी प्यारी प्यारी जग से न्यारी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई,
बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एटा एल्वियोलाई। पूरी ट्री बन गई, रेस्पिरेटरी ट्री। अभी मैं तुम्हें बेटा डायग्राम दिखाऊंगी, एनिमेशन दिखाऊंगी। बिना एनिमेशन के तुम ये समझ ही नहीं पाते। एल्वियोलाई में जो बोलते हो ना हाईली वैस्कुलर, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बेटा जहां से डिफ्यूजन होना होता है ना, जैसे एल्वियोलाई है, क्या डिफ्यूज होता है? एयर। उसके चारों ओर तगड़ी ब्लड सप्लाई होती है, तगड़ी, जाल बिछ जाता है, जाल। अभी तुम्हें दिखाऊंगी, पूरे रेस्पिरेटरी ट्री का एक एनिमेशन है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। चारों ओर ना ब्लड वेजल्स का जाल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई तक पहुंचाया किसने? इन डक्ट्स ने, एल्वियोलर डक्ट। और ये एल्वियोलर डक्ट ने जो एल्वियोलाई तक पहुंचाया, एल्वियोलाई तो प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेन जो साइट होती है जहां से एयर का एक्सचेंज होता है, मेन प्राइमरी साइट, वो होती है आपकी एल्वियोलाई। इसको भी बनाएंगे, इसे तो बेटा पूरे चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में, इसे तो पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है हमारी एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई सैक लाइक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है बेटा, सिंपल स्क्वामस, प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और क्या होता है भाइयों और बहनों? हाईली हाईली वैस्कुलर, मतलब तगड़ी ब्लड सप्लाई होती है बेटा इसके आसपास, तगड़ी। भाई यहीं से तो एयर का एक्सचेंज होना है। और तुम्हें पता है बेटा, दोनों लंग्स में गुब्बारे जैसे होते हैं, गुब्बारे जैसे, दोनों लंग्स में मिला के 300 मिलियन एल्वियोलाई होती है। डेटा एनसीईआरटी का नहीं है, डेटा एनसीईआरटी का नहीं है। बट बेटा इस फ्लो चार्ट की समाप्ति अभी हुई नहीं है, एक लास्ट कंक्लूजन से इसकी समाप्ति होगी। फ्लो चार्ट तो खत्म हो चुका है, शुरुआत से लेके एंड तक क्या क्या पार्ट है वो खत्म हो चुका है। बट पूरे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम का पार्ट है उसे हम 2 जोन्स में डिवाइड करते हैं। जैसे बेटा फॉरेस्ट के एरिया को डिवाइड नहीं करते हो, क्या क्या डिवाइड करते हो बेटा? जैसे कोर एरिया होता है, बफर जोन होता है कि नहीं? पढ़ते हो कि नहीं बेटा ये वाली चीज, है ना? जैसे फॉरेस्ट में अंदर वाला एरिया होता है, वहां ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं हो सकती, वो कोर जोन होता है फॉरेस्ट का। फिर एक बफर जोन होता है, बाहर वाले जोन को भी कुछ बोलते हैं ना, वो याद नहीं आ रहा क्या होता है बेटा, वो सबसे बाहर वाला जिसमें हम सब मस्त घूमते हैं बेटा, हिरण ढूंढते हैं जहां, है ना? वैसे ही पूरे रेस्पिरेटरी ट्री को आप 2 जोन्स में डिवाइड करते हो। एक होता है बेटा कंडक्टिंग जोन, और एक होता है बेटा रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको एक बारी करेंगे। डन। ट्रांजिशन क्या बोलते हैं? बाहर वाले को ट्रांजिशन बोलते हैं, भूल गई हूं यार मैं। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता है? आउटर जोन क्या होता है? आउटर तो है ही, उसका कोई नाम भी तो होता है। ये आए हैं, बड़े आए हैं, पढ़ोगे आगे, इकोलॉजी में पढ़ोगे। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ोगे। डन 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 बेटा, यहां तक ये देखो अपने अपने अतरंगी नाम बताए जा रहे हैं। चलो डन 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 डन। अब बेटा एक चीज कंक्लूजन में हमें लिखनी है, फिर एनिमेशन देखनी है, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, ठीक है? तो नोट डाल के लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट। यार गर्म पानी भिजवा दो प्लीज। एंटायर रेस्पिरेटरी system is divided into 2 zones. Okay. एक होता है बेटा जिसे बोला जाता है, मैं ज्यादा एक्सेंट में बोलती हूँ ना तो भूल ही जाती हूँ क्या लिखने वाली थी। एक को बोलते हैं बेटा कंडक्टिंग जोन, और एक को बोलते हैं बेटा रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज जोन। ठीक है?
ठीक है, यस। एक बार बेटा ट्रेकिया को क्या रिवाइज कराना है बताओ, ट्रेकिया में क्या रिवाइज कराना है? देखो कंडक्टिंग जोन में बेटा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। आपने बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके जितने भी पार्ट्स पढ़े अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल उसे बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। और रेस्पिरेटरी जोन में आते हैं बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। बेटा वैसे इनके नाम से कुछ तुम इनके फंक्शंस बता पा रहे हो? इनके नाम से बेटा इनके कुछ फंक्शंस बता पा रहे हो कि अगर मैं कंडक्टिंग जोन बोल रही हूं तो उसका क्या फंक्शन होगा, और अगर मैं रेस्पिरेटरी जोन बोल रही हूं या एक्सचेंज जोन बोल रही हूं बेटा उसका क्या फंक्शन होगा? क्या इनके नाम से कुछ भी बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है? जैसे रेस्पिरेटरी और बेटा याद रखना, मैं आपको पहले ही बता रही हूं आप कहां कंफ्यूज होते हैं। एज अ स्टूडेंट मैं समझ सकती हूँ आप कहां गलती करते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है ना कि आपकी जो कंडक्टिंग जोन होती है वो होती है अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो बच्चे ना कार्टिलेजिनस रिंग्स भी याद रख लेते हैं अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। मैं वो पॉइंट्स भी आपको बताती जा रही हूं जहां आप गलती करते हो। कार्टिलेजिनस रिंग्स अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होती है बेटा, जबकि आपका कंडक्टिंग जोन जो होता है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक है। बाकी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो कि अतिरिक्त है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी में सिर्फ एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई दिया हुआ है। बहुत सही, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन, एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन जिसका नाम ही एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन, इसका फंक्शन क्या होगा बेटा? इसका फंक्शन होगा इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाँ या ना? एयर की एक्सचेंज करना। वैसे भी बेटा पहला जो एक्सचेंज हुआ था वो एल्वियोलाई में तो हुआ था, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना बेटा वो किसका काम होगा? एक्सचेंज जोन का या रेस्पिरेटरी जोन का? यस एवरीबॉडी, हाँ या ना? प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, हाँ या ना? राइट राइट। मैम कंडक्टिंग जोन का काम बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल काम। बेटा हवा को रेस्पिरेटरी जोन लेके जाने का काम कौन करेगा? कंडक्टिंग जोन करेगा। मैम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल चेंबर, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, एयर को आपके बेटा रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आपका कंडक्टिंग जोन। और क्या काम करता है? मैम जब एयर आपके बॉडी के अंदर आती है, चाहे बाहर के एयर का कोई भी जमीन आसमान में कोई भी बेटा टेम्परेचर हो, उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आने का काम कौन करेगी? मैम कंडक्टिंग जोन। राइट प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं मैम ह्यूमिडिफिकेशन। एयर जब तुम्हारे बाहर से अंदर जाती है बेटा, बॉडी में बॉडी के कांटेक्ट में आती है, ह्यूमिडिफाई हो जाती है बेटा, गीली गीली हो जाती है, ह्यूमिडिफिकेशन हो जाता है एयर का। वो भी काम किसका होता है बेटा? तुम्हारे कंडक्टिंग जोन का। मैम जितना भी डस्ट पार्टिकल आ रहा है उसको ट्रैप करने का काम भी किसका होता है? मैम कंडक्टिंग जोन का। ये तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो तुम्हें समझ में ही आ रहा है बेटा, खुद ही तो फील कर पा रहे हो ना। हवा अंदर आएगी तो वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाती है, ह्यूमिडिफाई बोलते हैं उसको, ह्यूमिडिफिकेशन हुई। तुम्हें यहाँ पे बेटा दिख भी रहा होता है कि कितना डस्ट पार्टिकल ट्रैप हुआ है, वो काम कर रही है, बॉडी टेम्परेचर पे लेके आ रही है। तो ये तो बहुत साफ सी बात है। और मैम रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचने के लिए कंडक्टिंग जोन से होते हुए गुजरना पड़ेगा ना। बस लिख लो बेटा, क्या लिखेंगे? फंक्शन क्या है इसका? brings the air to body temperature, brings the air to body temperature beta, humidification of air, humidification of air
इसके अलावा बेटा ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स, bring the air to exchange zone। बेटा इसका ना पहले यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो, फिर एक एनिमेशन देख लो, फिर मैं एल्वियोलाई से शुरू करूंगी। एल्वियोलाई की प्रॉपर्टी, लंग्स की प्रॉपर्टी। गुनगुन बेटा वही मतलब हो गया ना, तूने बोला प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन का मतलब भी हो गया कि तूने डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लिया, तो उसको तूने एक तरीके से प्यूरिफाई ही किया है ना। डन 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 कर लो बेटा। डन 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 डन। डन 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 डन। जब हो जाए तो बेटा एक बार ही बता देना। एक बच्ची पूछ रही है ब्रोंकस क्या होता है। ब्रोंकस क्या होता है, ये वर्ड बच्ची ने पूछा है। ब्रोंकस होता है सिंगुलर फॉर्म ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई होता है प्लूरल और ब्रोंकस होता है सिंगुलर। ठीक है, डन हो गया। डन 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 डन। चलो शानदार। एक बार ये एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बेटा। मेरा फ्लो चार्ट जैसा बना है आई एम श्योर तुम्हारा उससे भी अच्छा बना होगा, ठीक है, पर गंदा ना बनाया होगा तुमने। आई होप तुमने अच्छे से ही बनाया होगा, ठीक है। चलो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बेटा, यहां तक की एक एक शब्द आपका एनसीईआरटी का एक एक शब्द बेटा क्लियर होते हुए चलना चाहिए। हम अलग से टाइम देते हैं बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग को, तो क्लियर होते हुए चलना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ठीक है। यस, हाँ स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ओपनिंग अबव द अपर लिप्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो ओपन होती है अबव द अपर लिप, ठीक है। इट लीड्स टू अ नेजल चेंबर थ्रू द नेजल पैसेज। बेटा नेजल चेंबर में लेके जा रहे हैं, वो नेजल पैसेज से होते हुए, ठीक है। नेजल चेंबर ओपन्स इनटू द फैरिंग्स, द पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। नेजल पैसेज आगे जाके बेटा जो सॉरी फैरिंग्स है, दैट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर, ठीक है। आगे देखो, द फैरिंग्स ओपन्स इनटू द लैरिंग्स रीजन, नहीं, the pharynx open through the larynx region into the trachea। pharynx ट्रेकिया में ओपन होता है via the larynx, यानी कि पहले आया pharynx, फिर आया larynx, फिर आया बेटा ट्रेकिया, ठीक है। larynx is a cartilaginous box, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कार्टिलेज की बनी होती है, which helps in sound production, hence it is called as a sound box। sound production में हेल्प करती है, इसलिए sound box है। during swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap। बेटा पता है ये इलास्टिक क्यों लिखा हुआ है? बच्चे एक्चुअल में इलास्टिक की वजह से कंफ्यूज होते हैं कि इलास्टिक है मतलब कि मैम मेम्ब्रेन कैसी है। इलास्टिक का मतलब है बेटा कार्टिलेज अलग अलग टाइप की होती है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, येलो फाइब्रस कार्टिलेज, यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये इलास्टिक कार्टिलेज का एग्जांपल है। पहले पढ़ाया जाता था कि कार्टिलेज के टाइप्स बताओ, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज के कौन एग्जांपल है, येलो कार्टिलेज या व्हाइट इलास्टिक कार्टिलेज के कौन कौन से एग्जांपल है। अब वो एग्जांपल्स नहीं पढ़ाए जाते। यहाँ पे जो इलास्टिक बेटा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है येलो फाइब्रस कार्टिलेज। येलो फाइब्रस पढ़े थे ना दिवांश? यस, इलास्टिक फाइब्रस पढ़े थे ना, तो ये वो वाले कार्टिलेज हैं, इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज। समझ गए? यस, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में लिख लो, बट ये मैं आपको मतलब बता दे रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। यहां पे आप चाहो तो ग्लॉटिस के लिए लिख भी लो, ग्लॉटिक्स इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ठीक है।
ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द मिड थोरैसिक कैविटी एक्सटेंडिंग अप टू, बोला ट्रेकिया एक सीधी ट्यूब है जो चेस्ट के मिड तक एक्सटेंड करती है, मिड तक जाती है और मिड में जाने के बाद मैम डिवाइड कर जाती है, ठीक है, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, आगे उनमें मैम फर्दर डिवीजन होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी बनती है, सेकेंडरी से टर्शरी बनती है। लेफ्ट को क्या हुआ, एक बच्चा पूछ रहा है लेफ्ट को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है, ऐसी दिखती है, अभी मैं बताऊंगी क्यों ऐसी दिखती है। एक बच्चा पूछ रहा है क्या ये फ्लेक्सिबल होती है, बिल्कुल होती है बेटा, जैसे ये है ना टिप ऑफ द नोज, ये भी येलो फाइब्रस है, इसे छू के देखो ये कितनी बेटा फ्लेक्सिबल है, कैसी फ्लेक्सिबल है, ये भी येलो फाइब्रस होती है, इलास्टिक फाइबर्स है ना, इलास्टिक फाइबर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होगी बेटा, है ना। चलो, to form secondary and tertiary bronchi and ultimately beta bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles, ठीक है। The trachea, primary, secondary, tertiary and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. Very important line की आपके initial बेटा रिंग्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं, लेकिन आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में कोई रिंग्स नहीं होती। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन irregularly wall vascularized bags called as alveoli, बोला अल्टीमेटली टर्मिनल ब्रोंकियोल से लास्ट में जाके वैस्कुलराइज्ड इरेग्युलर मतलब कोई प्रॉपर डिफाइंड नहीं एक स्ट्रक्चर्स बनते हैं एल्वियोलाई, डायरेक्टली नहीं बनते बेटा, मैंने आपको कहा है टर्मिनल ब्रोंकियोल से पहले बनते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से बनते हैं एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से बनते हैं एल्वियोलाई। ये आगे एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, एल्वियोलर डक्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो बेटा, द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स। ऑब्वियस सी बात है बेटा, तुम अपने लंग्स को देखो, लंग्स ये दोनों लंग्स है ना, लंग्स में क्या है बेटा, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। जो तुम्हारी लंग्स है बेटा वो किसकी बनी हुई है, इसी ब्रोंकाई, इसी ब्रोंकियोल, इसी एल्वियोलाई की, हाँ या ना। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है बेटा कि लंग्स किससे बनी हुई है, तो ये हम अभी पढ़ेंगे। ये वाली लाइंस मैंने स्किप कर दी है, अब मैं यहां से पढ़ रही हूं क्योंकि लंग्स के बारे में अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो लंग्स के बारे में अभी पढ़ेंगे तभी बताऊंगी। The part starting with the external nostrils up to terminal bronchiole constitutes the conducting part, whereas alveoli and their duct form the respiratory or exchange part of respiratory system। लिखा है कि नहीं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक तुम्हारा कंडक्टिंग जोन है, और एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट ये क्या बनाती है बेटा, ये तुम्हारा बनाती है बेटा एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक यानी कि एक्सचेंज जोन तक हवा को पहुंचाने का काम है उसका। क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट वस्ट बेटा उसको ट्रैप कर लेना, तो उसको फॉरेन पार्टिकल से बचा के रखना। ह्यूमिडिफिकेशन बेटा, मॉइस्ट हो जाती है, गीली हो जाती है। ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना, ये सारे काम होते हैं आपके कंडक्टिंग जोन के। एंड एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। बेटा वेन एवर आई, फ्लैप का मतलब होता है ढक्कन जैसा, फ्लैप मतलब ढक्कन जैसा, एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक मतलब ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी क्लास में आपको मैं इसीलिए साथ के साथ टॉपिक के रीड कराती हूँ ताकि टॉपिक पढ़ा और समझा कि सब एनसीईआरटी का कर लिया है। ये इसलिए नहीं करती हूँ कि तुम क्लास में बेटा टाइम पास करो। देखो आपको तो जो करना है आप वही करोगे, इंसान को चाहे आप कितना भी सिखाओ वही करता है वो जो उसको करना होता है। मैं तो एज ए टीचर बेटा तुम्हें बार बार एक गाइडेंस दे सकती हूँ कि जो 10-15 मिनट हम एक्स्ट्रा देते हैं ना बेटा शेड्यूल में, वो इसलिए देते हैं कि बच्चे का भला हो। बेटा आपको मैं बहुत सारी चीजें बताती हूँ कि भाई ऐसे करो और ऐसे मत करो, ये करो वो मत करो। क्लास में मैं एनसीईआरटी इसलिए रीड कराती हूँ ताकि भाई तुम्हें सपोर्ट मिले मेरा कि मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ साथ के साथ पैरेलली। इसको बेटा अच्छे से यूज कर, बाद में नीट में यहाँ से सवाल आएगा, तुझे लगेगा कि यार मैम के लेक्चर में पढ़ लेता ना और थोड़ी अटेंशन दे देता तो फायदा हो जाता। एक बार थम्स अप दे दो, एक एनिमेशन देखेंगे फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक एनिमेशन देखेंगे फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लंग्स और एल्वियोलाई के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, तभी हम बेटा अगले दिन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड है बेटा। ठीक है, चलो हाँ जी, एक बार देख लेने दो मुझे कौन सा वाला दिखाना था तुम्हें। यही दिखाना है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है। चलो चलो सबटाइटल्स ऑफ कर देती हूँ, एक सेकंड रुको। सबटाइटल्स तो ऑफ ही है। ये पूरे तुम्हारे बेटा माउथ एंड नेजल कैविटी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से जाएगा इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल से गया फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट लैरिंग्स, और लैरिंग्स से आगे ट्रेकिया, देखो, और ट्रेकिया से, ट्रेकिया में एक्चुअल में सिलिएटेड एपिथीलियम होती है, ये वो दिखाने की कोशिश की है कि ट्रेकिया में सिलिएटेड एपिथीलियम होती है। आपको वो लिखवाया नहीं है क्योंकि बेटा वो अभी यहाँ पे लिखवाने की जरूरत नहीं है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथीलियम होती है, एनसीईआरटी में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथीलियम है नहीं, वो कार्टिलेजिनस रिंग्स बेटा दिखाई हुई हैं। फिर बेटा ये दिखाया है कि आपकी जो ट्रेकिया होती है वो डिवाइड करती है सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, और देखो तुम्हारी प्राइमरी ब्रोंकाई जैसे आई ना तो तुम्हारे लंग्स बनना स्टार्ट हो गए। लंग्स बनना क्या स्टार्ट हो गए, मतलब तुम्हें प्राइमरी ब्रोंकाई जो दिख रही है वो लंग्स में दिख रही है, इसीलिए कहते हैं लंग्स कंप्राइजेस ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर रही है। जो भी बेटा वो किया हुआ है ना फ्लोरोसेंट लाइट से दिखाया हुआ है उसको ध्यान दो, वो एयर की मूवमेंट दिखा रहे हैं। फिर ब्रोंकियोल्स में जाते हैं, ब्रोंकियोल्स में इनिशियल ब्रोंकियोल्स, एक बार इस डायग्राम को देखो, क्या मस्त डायग्राम है बेटा। एल्वियोलाई की स्पेलिंग तो बेटा बिल्कुल मैम जैसी लिखी है, मैम एल्वियोलाई की स्पेलिंग गलत नहीं लिखती है बेटा, मैम का मजाक मत उड़ाओ, इन्होंने गलत लिखा है। खैर बेटा ये तुम बलून जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, और एक चीज ये देख पा रहे हो जो बार बार मैं बोलती हूँ, हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर। तुम देखो इसको किस तरीके से ब्लड वेजल्स ने लपेटा हुआ है अपने अंदर, देखो देखो, हाईली वैस्कुलर। अरे भाई एक बार और दिखा दे यार, देख रहे हो कैसे ब्लड वेजल्स ने चारों ओर से इसे घेरा हुआ है। इट इज दैट वैस्कुलर, हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर। एक्चुअल में बेटा इसके चारों ओर इतनी तगड़ी ब्लड सप्लाई होती है, एक्चुअल में बेटा इसके अंदर इतनी तगड़ी ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, और भी एक बार देख लेती हूँ, मुझे कुछ दिखाना है तो, ठीक है। एक बारी ये भी देखो, यहां पे भी बेटा 3D में ना यही दिखाने की कोशिश की है, देखो 3D में यही दिखाने की कोशिश की है। अरे भाई ये तो बेटा एक तो मेरे से मूव नहीं होगा, बट एनीवे ये बाद में दिखाऊंगी, ये अभी जरूरत नहीं है, ये भी अभी बाद में दिखाऊंगी, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है जल्दी, अरे भाई जिसको स्टूडेंट को सेंड करो, क्या होता है बेटा, स्टूडेंट तो क्लास में है ना, तो जितनी बार स्टूडेंट को देखना है लेक्चर ऑन करे और बार बार देखे, है ना, समझ गए। यस एवरीवन, आपको एक एक चीज नजर आई और आपको यह फील हुआ कि बिना एनिमेशन देखे भी तुम इमेजिन भी वही कर पा रहे थे, एक दो चीजों को छोड़ के। ये तुम्हें फील करना है कि भाई मैंने बिना एनिमेशन देखे भी जब मैम पढ़ा रही थी या इन चीजों का यूज करके बता रही थी तो भी मैंने एक्चुअल में उतना ही इमेजिन किया और इसने मुझे सपोर्ट किया, समझ रहे हो। चलो शानदार, क्लास का टाइम इतनी जल्दी हो जाता है, देखो 1 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं, पता ही नहीं चलता। जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती तब तक लगता है भाई क्लास कब स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होती है तो एकदम खत्म होने की कगार पे आ जाती है। चलो बढ़िया, अब बेटा हम क्या करेंगे, एल्वियोलाई, लंग्स, थोरासिक चेंबर, थोरासिक कैविटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है वो आगे के टॉपिक का बेस बनाने वाला है, बेसिक्स बनाने वाला है। क्योंकि अगले दिन जब हम क्या करेंगे ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे कि इनहेलेशन कैसे करते हैं, एक्सहेलेशन कैसे करते हैं, तो उसमें इसी थोरासिक चेंबर, डायाफ्राम, रेब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, इसका बेटा यूज आएगा। ठीक है जी, चलिए फील आ गई तो इसी बात के साथ में बेटा शुरू करते हैं हम, क्या, एल्वियोलाई एंड लंग्स। हेडिंग हमारी होगी एल्वियोलाई एंड बेटा लंग्स, एल्वियोलाई एंड लंग्स। ठीक है, चलो पहले तो मैंने बोला बोथ लंग टुगेदर कंप्राइजेस
both lung together comprises 300 million. ओ माय गॉड, कितने ज्यादा बेटा, सोचो 300 मिलियन एल्वियोलाई भाई, 300 मिलियन। फिर एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है बेटा, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स and alveoli comprises the lungs. बेटा मैं ना एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर तभी पूरा बना के बताऊंगी। एल्वियोलाई के साथ में जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो ना हमें बनानी है जब मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगी, तो वापस से बनाना पड़ेगा, इसलिए अभी नहीं बनाते हैं। वहां पे जब बनाएंगे तो एक बारी में बनाएंगे, लेबलिंग करेंगे कि अंदर उसके क्या होता है, एपिथेलियम कैसी होती है, उसके साथ में जो ब्लड कैपिलरी होती है वो कैसी दिखती है, वो वहीं पे बनाएंगे। अभी हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा एक बारी लंग्स बनाते हैं। थोड़ा सा क्यों, मतलब अच्छे से लंग्स बनाते हैं। लंग्स बना के एनसीईआरटी में नहीं बताया हुआ है, बट बेटा आप बनाओ, आप लंग्स को बनाओ। एक है तुम्हारा राइट लंग और एक है तुम्हारा लेफ्ट लंग। ठीक, इसमें मैं डबल मेम्ब्रेनस पहले से दिखा दे रही हूं। अब जब मैं बार बार बोलती हूँ ना पहले पढ़ाते थे, तो बच्चे कहते हैं मैम पहले पढ़ाने का क्या मतलब है। पहले का मतलब बेटा जब नीट का सिलेबस अलग हुआ करता था, जब नीट में अलग लेवल के सवाल पूछे जाते थे, उस टाइम की बात मैं बोलती हूँ। लेकिन हमें भी बेटा अपने आप को, आप लोग अपने पेरेंट्स को बोलते हो ना जैसे कि भाई जैसे जैसे वक्त चेंज हो रहा है तो अपने आप को अपडेट करो, क्योंकि अगर आप वक्त के साथ में अपडेट नहीं होगे तो आप पीछे छूट जाओगे। तो आपको भी, टीचर्स को भी अपडेट करना पड़ता है। अब अगर मैं बेटा पहले का कंटेंट पढ़ाने लग जाऊं एनिमल किंगडम में भर भर के क्लासिफिकेशन, तो आपका नुकसान है, उससे कोई फायदा थोड़ी है। तो अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ता है, चीजों को हटाना भी पड़ता है कि यार पहले पढ़ाते थे ठीक है, और वो चीजें छोड़ना ना बड़ा मुश्किल होता है टीचर के लेवल पे भी, कि पढ़ाने की एक आदत होती है ना कि उतना उतना पढ़ाओ, उसको डिस्कार्ड करना भी जरूरी है, क्योंकि भाई तुम्हारे काम का नहीं है, फिर तुम उसमें टाइम वेस्ट करोगे। समझ रहे हो। तो ये है बेटा तुम्हारे राइट लंग की बात। ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक दो पॉइंट्स लिखने हैं। ये है तुम्हारा राइट लंग, ये है तुम्हारा लेफ्ट लंग। सबसे पहली बात तो लंग्स के अराउंड मैंने कुछ मेम्ब्रेन्स बनाई हुई है, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। तो यहां पे मैं एक चीज लिखूंगी, लंग्स आर एनक्लोज्ड, लंग्स आर एनक्लोज्ड in a double membranous pleura। बेटा हार्ट के अराउंड भी कवर होती है ना, उसे जैसे तुमने अभी फ्रॉग के केस में पढ़ा था पेरिकार्डियम, कार्डियम मतलब अराउंड द हार्ट, वैसे ही बेटा हमारे हार्ट पे भी होती है डबल मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम। मैं पढ़ाऊंगी जब हार्ट पढ़ाऊंगी। लंग्स के अराउंड भी होती है बेटा डबल मेम्ब्रेनस प्ल्यूरा, जिसे प्ल्यूरा बोल लो या फिर बेटा और प्लूरल मेम्ब्रेन बोल लो, एक ही बात है। प्ल्यूरा बोल लो या प्लूरल मेम्ब्रेन बोल लो, एक ही बात है। बट यहां पे एक चीज बेहद जरूरी है बेटा, बेहद जरूरी। लाइक आई ऑलवेज से, टॉपिक पढ़ते हो तो एग्जैक्टली वहां पे पता चलते रहना चाहिए कि अगर वहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा तो क्वेश्चन एग्जैक्टली उसमें से क्या फ्रेम होता है। जैसे बेटा यहाँ पे मैंने प्लूरल मेम्ब्रेन बनाई हुई है ना, जैसे मैंने ये वाली मेम्ब्रेन बनाई येलो वाली बाहर की तरफ, इसे बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। और ये वाला जो वर्ड मैं बता रही हूं ना, इसे गांठ बांध लो, क्योंकि आगे बेटा ये पेराइटल और विसरल वर्ड्स कई बार ह्यूमन फिजियोलॉजी में रिपीटेडली यूज होंगे, रिपीट करके यूज होंगे पेराइटल और विसरल। एक मैंने पेराइटल प्लूरा बना रखी है और एक मैंने बना रखी है बेटा जिसे बोलते हैं विसरल प्लूरा। एक होती है जिसे बोलते हैं विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा, हाँ या ना। तो पेराइटल प्लूरा इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स,
आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स एंड द विसरल, बेटा विसरल, विसरल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स। कभी भी विसरा मेम्ब्रेन में, कभी भी विसरा, जैसे विसरल पेरिकार्डियम और विसरल प्लूरा, विसरल वर्ड हमेशा यूज किया जाता है अंदर की तरफ, जो ऑर्गन की तरफ होता है। ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स है ना, तो ऑर्गन की तरफ वाली जो मेम्ब्रेन होगी हमेशा टुवर्ड्स दी लंग्स, जैसे मैंने लिखा है यहां, हमेशा याद रखो ऑर्गन की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है टुवर्ड्स द विसरा जो होती है। इसमें बेटा कोई रटना पड़ रहा है क्या? क्या इसमें आपको लग रहा है कि बहुत आपको रटना पड़ रहा है क्या? नहीं ना यार, ये तो कॉमन सेंस है। लंग्स किधर है? अरे गधे, इधर है, इधर, तेरे तो इधर ही है बेटा, है भी या नहीं पता नहीं। और दिमाग कहाँ है? बैग के अंदर बेटा, उसको खोल, चेन को खोल बैग के, और दिमाग के बेटा लॉक को खोल और डाल अंदर, आई मीन क्रेनियम को। ये जो लंग्स होती हैं बेटा, इसमें डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है। पेराइटल प्लूरा में मैं एक तो ये बोल रही हूं आउटर की तरफ है ना, और एक में ये लिख रही हूं कि इट इज टुवर्ड्स द थोरैसिक चेंबर। अब थोरैसिक चेंबर क्या होता है ये मैं समझा रही हूं। लंग्स तुम्हारी कहां प्रेजेंट है बेटा? किसी किसी के तो यहां है लग रहा है। लंग्स कहां है तुम्हारी? थोरैसिक चेंबर में। ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा तुम्हारा क्या कहलाता है? थोरैसिक चेंबर। बट थोरैसिक चेंबर कैसे बनता है ये समझाती हूं, ठीक है। थोरैसिक चेंबर, अरे भाई गुस्सा नहीं है भाई, इसे गुस्सा कहते हैं भाई। तुम तो गुस्सा क्या ही हो, मैं तो बिल्कुल ही गुस्सा नहीं कर रही, ठीक है। तुमने रियल गुस्सा भी देखा नहीं है भाई, झेल नहीं पाओगे। मेरा नहीं, मैं तो क्लास में बेटा अवॉइड करने की ज्यादा कोशिश करती हूँ, पर वैसे तो आता है थोड़ा थोड़ा गुस्सा, बट क्लास में गुस्सा करके फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि ना क्लास में जो लोग एक्चुअल में गुस्सा दिलाते हैं ना वो उतने वैल्यूएबल होते नहीं है। तो गुस्सा वैल्यूएबल लोगों पे कभी कभी दिखा दो तो मतलब अबे यार मुद्दा भी तो होना चाहिए ना वैसा कुछ। तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो बाय द वे? क्यों कर रहे हो तुम मुझसे बात? मुझे तुम बेटा अपने बातों पे मत लपेटो, इधर सुनो। जब देखो तो बात करने लग जाते हो पड़ोस की आंटी की तरह। चलो इधर, पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा होती है बाहर की तरफ, टुवर्ड्स द थोरैसिक चेंबर। थोरैसिक चेंबर क्या है बेटा? ये वो चेंबर है जिसमें तुम्हारी लंग्स प्रेजेंट है। थोरैसिक चेंबर किससे बनता है वही चीज अभी मैं आपको बताने वाली हूं, ठीक है। यस एवरीवन, थोरैसिक चेंबर किससे बनता है बेटा? वो चीज मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूं। यस एवरीवन, चलो। टुवर्ड्स थोरैसिक चेंबर, एयर टाइट चेंबर होता है जिसमें तुम्हारी लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। यस एवरीबॉडी। अब बेटा देखो दोनों प्लूरा आपस में चिपकती नहीं है भाई। जब तुम सांस ले रहे हो लंग्स एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसा थोड़ी है दोनों मेम्ब्रेन आपस में चिपक गई। दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, और आगे तुम बेटा हार्ट में भी पढ़ोगे, दोनों पेरिकार्डियम में भी फ्लूइड होता है, दोनों प्लूरा में भी फ्लूइड होता है, और ये हर जगह एक ही काम कर रहा होता है, फ्रिक्शन को रोकने का काम। और इसे बोला जाता है बेटा क्या? इसे बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। क्या बोला? प्लूरल फ्लूइड। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू प्लूरल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट बिटवीन द प्लूरल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन। और काम क्या होता है बेटा? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, यस एवरीबॉडी, ठीक है। अब ये क्या है भाइयों और बहनों? तो बेटा यहां होता है तुम्हारा प्यारा प्यारा जग से न्यारा दिल, और तुम्हारा दिल क्योंकि बेटा यहां प्रेजेंट होता है। अभी मैं तुम्हें ना एक वैसे डायग्राम में दिखाऊंगी, ऐसे तुम्हें लगेगा ये मैंने कैसे बना दिया है, क्योंकि तुम्हारे हार्ट की पोजीशन कुछ ऐसे होती है। और हार्ट बेटा जो होता है ना, हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। दिल जो होता है वो लेफ्ट साइड थोड़ा टिल्टेड होता है, टेढ़ा सा होता है। तो हार्ट का ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है एपेक्स, क्योंकि वो नीचे की तरफ टिल्टेड है ना बेटा, उसकी पोजीशन यहाँ पे एडजस्टेड होती है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट लंग में कुछ तो मैम गड्ढा बन गया है। इसे गड्ढा नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं प्यारे सपोलो?
इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं कार्डियक नॉच। पूछा जा सकता है बेटा कार्डियक नॉच किस तरफ है? कार्डियक नॉच लेफ्ट लंग की तरफ है। लेफ्ट लंग में क्यों है कार्डियक नॉच? क्योंकि दिल यहां पे प्रेजेंट होता है बिटवीन द लंग्स, और बेटा स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हार्ट की पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए यहां पे तुम्हें, यहां पे अभी मैं वो जो एक इमेज थी बेटा टुवर्ड्स थोरैसिक चेंबर कैसे, वो मैं अभी समझा रही हूं, पैराइटल प्लूरा वाला। पहले यहां तक बता दो कोई दुखदर्द समस्या? आज का लास्ट टॉपिक होगा थोरैसिक चेंबर। थोरैसिक चेंबर तुम्हें समझाऊंगी, दैट्स ऑल। उसके बाद खत्म, क्योंकि थोरैसिक चेंबर का बेटा यूज होने वाला है अगली क्लास में। डन 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 एवरीबॉडी। ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये डायग्राम, ये देखो, ये तुम्हारी बेटा लेफ्ट लंग, ये तुम्हारी राइट लंग, बाकी कुछ भी ध्यान मत दो, सिर्फ ये देखो तुम्हारी हार्ट की पोजीशन कैसी है। और हार्ट की पोजीशन क्योंकि बेटा ऐसी होती है, इसी वजह से यहां पे तुम्हें एक नॉच दिखता है। एक नॉच का मतलब है ऐसी एक कैविटी टाइप का, तो एक ऐसी जो तुम्हें बेटा स्पेस दिखती है लंग्स में, वो भी लेफ्ट वाले एरिया में, उसे कार्डियक नॉच बोलते हैं। क्या समझ में आ गया सभी को? यस एवरीबॉडी। चलो खूब भालो, चलिए जी। हाँ जी, अब हम बेटा लास्ट पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तो नहीं हो पाएगी, बात खोई ना। हम लास्ट पढ़ेंगे आज व्हाट इज। अच्छा, जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं ना, पहले यहां पे लिखो लंग्स आर प्रेजेंट इन द, lungs are present in an airtight chamber called as thoracic chamber, called as thoracic चेंबर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? थोरैसिक चेंबर, कॉल्ड एज थोरैसिक चेंबर। बेटा नेक्स्ट पेज में लिखूंगी थोरैसिक चेंबर कैसे बनता है, ठीक है? पहले तुम लिख लो इसे, नेक्स्ट पेज में लिखती हूँ थोरैसिक चेंबर बनता कैसे है। डन 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 कर लो। सब लोग का बेटा डन 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 हो गया? चलो बहुत शानदार। अब बेटा लास्ट थोरैसिक चेंबर कैसे बना, उसी के आगे तुम कंटिन्यू करके लिख सकते हो बेटा, उसी के आगे कंटिन्यू करके लिख सकते हो। तो थोरैसिक चेंबर इज फॉर्म्ड बाय, और इसका मैं तुम्हें ना एक एनिमेशन दिखाऊंगी, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। फॉर्म्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेंट्रली स्टर्नम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम में भी थोरैसिक वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम में भी स्पेसिफिकली थोरैसिक वर्टिब्री, लेटरली रिब्स, एंड बॉटम में होता है डायाफ्राम। बेटा इसको डायफाग्राम नहीं बोलते, इसकी स्पेलिंग ऐसी लगती है कि लगता है डायफाग्राम है, बट इट इज डायाफ्राम। क्या बोलते हैं इसको? डायाफ्राम, ठीक है? दोनों साइड की रिब्स इक्वल होती है? बिल्कुल भी नहीं बेटा, ना लेंथ वाइज इक्वल होती है, ना वेट वाइज इक्वल होती है। राइट लंग साइज वाइज बड़ा होता है, और लेफ्ट लंग लेंथ वाइज लंबा होता है, और वेट वाइज कम होता है। लेकिन बेटा अगेन आई एम सेइंग नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। पढ़ाने को तो बेटा ये भी मैं तुम्हें बता सकती हूँ, मैं बार बार तुम्हें ये बोलती हूँ बेटा,
मुझे कितना आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, मैं तुम्हें ज्ञान देके चली जाऊंगी जो तुम्हारे काम का नहीं है। जैसे फिशर्स पढ़ाते थे कि राइट लंग के अंदर बेटा 2 फिशर्स होते हैं, मतलब डिवाइडेड होती है, ओब्लिक फिशर एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। लेफ्ट लंग में एक ओब्लिक फिशर होती है, बट अभी वो तुम्हारे काम की नहीं है, बेमतलब की है ना। तो मेरी नॉलेज से तुम्हारा नुकसान हो जाए वैसी नॉलेज मैं तुम्हें नहीं दूंगी, अभी फिलहाल के लिए नहीं दूंगी। आगे तो तुम बेटा कितनी नॉलेजेबल बनोगे। डन 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 एवरीबॉडी। बस अब बेटा एक लाइन लिखो और फिर बेटा एक एनिमेशन देखो, फिर जाओ मस्ती करो, आधे घंटे के ब्रेक में मस्ती करो जाके। क्या लिखा है बेटा, मैंने कहा है थोरैसिक चेंबर, जिसके अंदर जैसे जेल होती है चारों तरफ से बंद, छत से बंद है ना, नीचे से फ्लोर होती है, जेल में किसी को बंद कर दिया, वैसे लंग्स को तुमने किसके अंदर बंद कर दिया बेटा, लंग्स को तुमने बंद कर दिया थोरैसिक चेंबर में। लंग्स को तुमने किसके अंदर बंद कर दिया, थोरैसिक चेंबर में, जिसमें एक तो रिब केज आती है। ये तीनों मिला के पता है क्या बनाते हैं, ये तीनों मिला के बनाते हैं रिब केज, रिब्स का जेल, रिब्स का जेल। आप एक बार पहले तो खुद इमेजिन करो, पहले तो आप खुद एक बार इमेजिन करो, ये इसको टच करो, इसको सारे बच्चे टच करो एक बारी। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम। कौन सी पोजीशन पे है बेटा, वेंट्रल साइड पे, ये बॉडी का वेंट्रल साइड है, तो ये है वेंट्रल साइड, ठीक है जी। पीछे इसको फील करो, ये वाला, इसको फील करो, इसको टच करो सारे बच्चे करो यार, इसको टच करके देखो, इसे क्या बोलते हैं, ये तुम्हारी हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सल साइड पे। और ये वर्टिब्रल कॉलम कौन से पोजीशन पे है, थोरैसिक वाली, इसलिए मैंने थोरैसिक वर्टिब्रल लिखा है। वेंट्रली तुम्हारा स्टर्नम, डॉर्सली तुम्हारा क्या है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम। और स्टर्नम किससे अटैच होती है बेटा, अगर तुम खाना पीना ना खाओ, पोषण ना खाओ, तो हड्डियां निकल जाती है यहाँ की, रिब केज। यहां पे भी टच करके देखो, यहां टच करके देखो एक बारी, हड्डी फील हो रही है, इसको फील करके देखो, फील करो, हड्डियां है, इसे रिब्स बोलते हैं। तो साइड से रिब्स तुम्हारी आगे से वर्टिब्रल, ये स्टर्नम से अटैच्ड है, और पीछे से रिब्स कहां अटैच है बेटा, पीछे से रिब्स तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, तो ये रिब केज बन गया। पहले तो तुम ऐसे इमेजिन कर पाए, फिर एनिमेशन देखो। ये तुम्हारा रिब केज है, इसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है, प्रोटेक्टेड है भाई। हड्डी हमेशा सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, पढ़ा था एनिमल टिश्यू में, देखो एप्लीकेशन है। हड्डी हमेशा सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है, तुम्हारा तो खैर आधे का खाली है, पता नहीं क्या प्रोटेक्ट कर रही है, बट करती है। ये हड्डी प्रोटेक्ट कर रही है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है। और रिब केज के नीचे से यहां पे बेटा, अब मैं अगले दिन इसे पढ़ाऊंगी भी, नीचे एक मसल होती है, ये वो मसल है डायाफ्राम। तो लॉक हो गया बिल्कुल, लंग्स के नीचे से भी लॉक हो गया, इसे बोलते हैं डायाफ्राम, इससे बोलते हैं डायाफ्राम। एक लाइन लिखो जिसका एक्चुअल कंसेप्चुअल मतलब तो तुम्हें कल समझ में आएगा, लेकिन ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो आज, एक्सप्लेन इससे मैं अगले दिन करूंगी कि भैया एनी चेंज, ये कल काम आएगा, इसे समझ के आना थोड़ा। एनी चेंज इन दी वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर, एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर will lead to the change in pulmonary volume। वैसे तो तुम्हें यहीं से बेटा समझ आ जा रहा है, एक लाइन से ही। भाई पल्मोनरी का मतलब क्या है, लंग्स। हाँ, पल्मोनरी का क्या मतलब है बेटा, जल्दी बताओ, पल्मोनरी का क्या मतलब है, लंग्स है ना। मैंने बोला बेटा कि जो तुम्हारी लंग्स है वो तुम्हारी थोरैसिक चेंबर में है। तुमने अगर थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में चेंज किया तो उसके अंदर जो चीज प्रेजेंट है उसके वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर प्रेजेंट है ना भाई। एनी चेंज इन द जेल थोरैसिक चेंबर विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। अभी आप देखोगे कैसे कि तुमने अगर थोरैसिक चेंबर की वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस किए तो तुम्हारी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा उसके अंदर जो लंग्स है उसके वॉल्यूम में। कैसे, क्योंकि लंग्स एक्सपैंड भी करती है और वो नॉर्मल हो जाती है, एक्सपैंड भी करती है, नॉर्मल हो जाती है। देखोगे कैसे, आखिरी आज का एनिमेशन दिखा देती हूं, फिर बेटा करेंगे टाटा बाय बाय।
ठीक है। और देखो एक बारी ये वाली लाइन भी पढ़ लो जो एनसीईआरटी में दी हुई है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चेंबर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चेंबर। थोरैसिक चेंबर में प्रेजेंट है लंग्स जो अंदर से इंटरनली एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चेंबर है, एक एयर टाइट चेंबर है। द थोरैसिक चेंबर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय डोम शेप डायाफ्राम। बेटा डोम शेप का क्या मतलब है? डोम का मतलब ऐसा शेप होता है, दिस इज डोम शेप। इसका भी यूज करेंगे हम कल। डोम शेप्ड का मतलब है ऐसा सा होता है, ऐसा, है ना। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन द थोरैक्स is such that any change in the thoracic cavity's volume will be reflected in the pulmonary cavity, and such arrangement is essential for breathing. We cannot alter the pulmonary volume. ये तो कल पढ़ेंगे बेटा। तुम्हें अभी अभी रुको, लास्ट में पूछती हूँ, पहले एक ये एनिमेशन देख देते हैं ताकि बाय बाय कर पाए आपको आराम से, ताकि आप बेटा थोड़ा सा ब्रेक ले पाए। ठीक है, एक सेकेंड मुझे एक बारी देख लेने दो, ये दिखाती हूँ तुम्हें। ठीक है, लाइट्स ऑफ कर देते हैं। तुम्हें भी बेटा थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए ना, माइंड फ्रेश होने के लिए। चलो देख पा रहे हो? स्टर्नम, स्टर्नम, ये डायाफ्राम, ये डायाफ्राम, ये ब्रीदिंग कर रहा है ना, इसलिए ये मूव करते हुए दिखाया। ये ब्रीदिंग कर रहा है इसलिए ये मूव करते हुए दिखाया। ये स्टर्नम, ये बेटा तुम्हारी रिब्स, ये नीचे तुम्हारा डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है, और पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम है, देख रहे हो? पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये तो सांस ले रहे हैं, इसको मूव करते हुए दिखाया। ये डायाफ्राम देखो, डोम शेप, देख पा रहे हो? डोम शेप मसल। अब एक बार इस डायग्राम को बेटा और ध्यान से देखो। ठीक है, अब कैसे बेटा तुम्हारा ये मूवमेंट होगा ये तो कल पढ़ाऊंगी मैं। ये साइड से रिब्स को दिखाया हुआ है, रिब्स के बीच में ना बेटा ये मसल्स होती हैं, मैं कल इन मसल्स के बारे में तुम्हें पढ़ाऊंगी क्योंकि ये भी ब्रीदिंग में यूज होती है, रिब्स के बीच की ये मसल्स जो होती हैं। ठीक है, देख पा रहे हो छाती कैसे बेटा चेंज होती रहती है ब्रीदिंग करने पर। बट बेसिकली तुम्हें ये समझ में आया ना कि रिब केज कैसी दिख रही है, ये तुम्हें समझ में आया ना बच्चों? चलो इसका, इस एनिमेशन को हमें कल भी यूज करना है क्योंकि इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते वक्त में चीजें कैसे ऊपर नीचे मूव करती है वो मैं बताऊंगी। अच्छा, टेल मी हाउ यू गाइज आर फीलिंग आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ दिस, विजुअलाइजिंग द थिंग्स, है ना। आज मैं मॉड्यूल से होमवर्क नहीं दे रही हूं, रीड एनसीईआरटी, दैट्स ऑल। ठीक है, एंड कैन यू गाइज एक्चुअली इमेजिन द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास? यस, सारे कर पा रहे हो? मजा आ रहा है आप लोगों को? यस एवरीवन, मजा आ रहा है बेटा? फील आनी चाहिए। और सिर्फ मैं हमेशा ये बोलती हूँ, सिर्फ इस इंटेंशन के साथ में मत बैठा करो कि भैया पढ़ेंगे, नंबर लाएंगे, नीट क्रैक कर लेंगे, दैट्स ऑल। मैं हमेशा कहती हूँ, और इंटरेस्ट हमें डेवलप करो बेटा, करना पड़ेगा अगर तुम्हें मेडिकल करना है तो। मेडिकल की जर्नी ईजी नहीं होती है बेटा, अगर आपसे कोई कहता है तो वो गलत कहता है। मेडिकल की जो जर्नी होती है लंबी होती है, पेशेंस डिमांड करती है, टफ होती है बेटा, इट इज टफ। यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। ठीक है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सही चीज ही बताती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे डरो, लेकिन आपको यू शुड बी अवेयर कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो वो फील्ड आपके क्या क्या चीजों की डिमांड करेगा बेटा। अभी से अपने आप को उस लायक बनाओ, उस चीज के मतलब हिसाब से अपने आप को ढालो कि आगे जाके तुम्हें ना बेटा दिक्कत ना हो। पेशेंस डेवलप करना सीखो, डिसिप्लिन डेवलप करना सीखो, और याद रखो बेटा इट विल टेक टाइम, है ना। लेकिन डरना नहीं है। जो चीज बेटा करने जा रहे हो वैसा काम शायद करने के लिए किस्मत भी चाहिए होती है। हर कोई वो काम नहीं कर पाएगा जो काम तुम करोगे, है ना। तुम्हारा दर्जा बाकी बहुत सारे लोगों से शायद बेटा ऊपर होगा, ऐसा काम करोगे, है ना। तो काम भी वैसा ही है ना। और इसीलिए बोलते हैं ना, डॉक्टर्स की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है यार। तो पढ़ना तो लाइफ लॉन्ग है, तो पढ़ाई जब लाइफ लॉन्ग करनी है तो उसको इंटरेस्टिंग बनाओ यार, है ना। उसमें मौत आती रहे कि यार खत्म करो 1 घंटे 45 मिनट की क्लास, मैम खत्म करो यार, हो गया। तो भैया अभी से अगर हो गया तो आगे के बेटा 10 साल 12 साल कैसे निकलेंगे, समझ रहे हो ना। तो दिमाग को वैसे बनाओ। चलो
मैं फटाफट से गाना सुना देती हूँ। मैं एक फोन नहीं लेके आई हूँ, मैं फोन लेके आई हूँ क्योंकि मुझे एक लिरिक्स देखने थे, ठीक है। अरे भैया, हाँ, थोड़ा बंगाली से स्टार्ट करूंगा फिर हिंदी में चली आऊंगी, ठीक है। तो जो लोग नॉन बंगाली हैं ये मत सोचना कि भैया ये मैम कौन सी भाषा में गा रही है, ठीक है। तो बंगाली ट्रांजिशन करके हिंदी में आएगा। एंड बहुत प्यारा गाना है मेरा मतलब बहुत प्रिय गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला गाना। मैं कोशिश करूंगी, मुझे लिरिक्स याद नहीं है बंगाली वाले, तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। चलो। আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা, আর কত কাল আমি রব দিশাহারা, রব দিশাহারা। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা, আর কত কাল আমি রব দিশাহারা, রব দিশাহারা। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है वो जरूर कीजिएगा बेटा। और डू लेट मी नो द फेवरेट पार्ट ऑफ द लेक्चर इन द कमेंट सेक्शन। सॉन्ग तो फेवरेट है ही बेटा, उसको तो तुम लिखो ना लिखो मुझे पता है, ठीक है। चैप्टर का बताना कौन सी चीज अच्छी लगी। मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।